उनके हाथों की हथेली में संजोते हुए वापस आओ। मेलू अब पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसने अचानक अपने व्हीलचेयर को घुमाया, आगे बढ़ने और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। मुझजी, मेरे लिए यहाँ वापस आओ। उसका आवाज डर और गुस्से से खराशदार हो गया। संकरे स्थान में व्हीलचेयर की गति अधिकतम तक बढ़ाई गई थी, फिर भी वह एक किशोर को पकड़ नहीं सकती थी जो भाग। आह! दिल तोड़ देने वाली चीख तुरंत दूसरी मंजिल पर गूंज उठी। उसका वो पैर जिस पर पट्टी लगी थी, उसका बायां पैर जमीन पर जोर से गिरा। घाव जो अभी कुछ सुधार के संकेत दिखा रहा था, तुरंत फट गया। तीव्र दर्द ने उसे घेर लिया। वह इतनी दर्द में थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। निराशा, असहायता और एक हड्डी को ठंडा कर देने वाली ठंडक ने उसे घेर लिया था। लेकिन मुझजी ने केवल ठंडी नजर डाली और बिना हिचकिचाए कमरे से बाहर भाग गया। उसकी आवाज गरज की तरह थी, जो शांत विला में गूंज रही थी। बीमार उत्साह लिए हुए, क्या कोई यहाँ है? जल्दी आओ, कुछ बड़ा हो गया है। भाई मुगे एक विकृत है। भाई मुगे अपनी बहन का अंडरवियर चुराता है। यह तेज आवाज। उसका चेहरा आंसुओं से भरा और दर्द में था। फिर उसने बिस्तर पर पड़े लाल और बैंगनी रंग के अंडरवियर को देखा। उसके मुंह के कोने पर लगभग नजर न आने वाली मुस्कान थी। ठंडी और निर्दयी कई नौकरानियां भी दौड़ी। सभी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। बड़ी दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ था? यान हुईगांग घबराई हुई चिंता के साथ अंदर आया और मेलू को उसके कंधों से सहारा दिया। सब इस वक्त मेलू का पूरा शरीर टूटता हुआ महसूस हो रहा था। खासकर उसके घायल बायां पैर में इतना तीव्र दर्द था कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। लेकिन अभी वह इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसे बस ऐसा लग रहा था, अब सब खत्म हो गया, सब कुछ उजागर हो चुका है। स्थिति अब छिपाई नहीं जा सकती। जिससे वह सबसे ज्यादा डरती और चिंतित थी, वह आखिरकार हो गया था। मुझजी की चिल्लाहट ने पूरे विला को हिला दिया। नीचे जिम में मैं अपनी छोटी बहनों के बीच था। उन्हें नए खरीदे गए उपकरण का उपयोग सिखा रहा था। यह आवाज क्या थी? मयोयान सबसे पहले अपनी हरकतें रोककर भौहें चढ़ाने लगी। ऊपर से निरंतर चुभती हुई चीखें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी बहन और मुझजी, चलो जाकर देखते हैं क्या वह कमीना मुझजी फिर से बढ़। मयोयान और अन्य 4 बहनें भी जल्दी जल्दी पीछे पीछे आईं। समूह जल्दी से दूसरी मंजिल पर पहुंचा। आवाज का स्रोत मेरा कमरा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया और मेरी नजर सबसे पहले बड़ी बहन मेलू पर पड़ी, जिसे एक नौकरानी सहारा दे रही थी। उसका चेहरा पीला था, माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें थीं। वह गिर चुकी थी। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं तो का माहौल बेहद अजीब था। मेलू बोलने के लिए बहुत दर्द में थी। वह सिर हिला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और घबराहट छिपाना असंभव था। यान हुईगांग एक तरफ चिंतित चेहरे के साथ खड़ा था, जबकि मुगीगी बिस्तर के पास हाथ बांधे खड़ा था, चेहरे पर संतुष्टि और ठंडक के भाव के साथ। मैं मेलू को सहारा देते हुए समझ गया कि कुछ गलत है। सभी की निगाहें मेरा दिल बैठ गया। महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसा कि उम्मीद थी। मुझजी ने अचानक कार्रवाई की। वह एक कदम आगे बढ़ा और निर्णयात्मक, नाराज स्वर में मुझे इशारा करते हुए बोला, भाई मुझजी, क्या तुम्हारे पास बड़ी बहन की परवाह करने का अब भी चेहरा है? अगर तुम्हारे कारण नहीं होता तो क्या बड़ी बहन गिरती? मैंने सिर उठाया, मेरी भौहें कस गईं। उस पल हवा ठंडी हो गई। मयोयान, मुकिया, मुकुरेन, मुकिशिन, चारों बहनों की आंखें एक साथ फैल गईं। उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे। है अंडरवियर भाई मुजापिलों के नीचे कैसे आ सकता है? मैंने उनकी नजरों का अनुसरण किया और जब मैंने तकिए के नीचे साफ देखा तो मेरा पूरा शरीर जम गया। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की एक डोरी टूट गई हो। यह क्या है? यह कहां से आया? एक पल के भ्रम के बाद मैं तुरंत समझ गया, मुझे फंसाया गया था। फिर मेरी नजरें यान हुईगांग और मुझजी की तरफ चली गईं, जो एक ओर खड़े थे। ऐसा लग रहा था इनके अलावा कोई नहीं था। ऐसा क्रूर षड्यंत्र, यह मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश है। भाई मुझजी, तुम कृतघ्न जानवर, तुम्हारे पास और कुछ कहने को है? मुझजी की आवाज तेज थी। हमारी म्यू परिवार ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें खाना पानी दिया और तुम्हें इंसान की तरह पाला। क्या यही तुम्हारा बदला है? तुम मेरी बहन का अंडरवियर चुराते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अचानक खड़ा हो गया, मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने वह नहीं लिया। तुमने चोरी नहीं की तो किसने की? क्या यह चीज अपने पैर लेकर तुम्हारे तकिए के नीचे चली गई? मुझजी अहंकारी और उसकी गालियां और भी घिनौनी होती गईं। वे गंदी बातें जैसे गंदे चाकू थे जो मुझ पर और हर बहन पर वार कर रहे थे। बहनों की दुनिया इस क्षण पूरी तरह से टूट गई। वे अंडरवियर को देखते, फिर मेरे पीले चेहरे को देखते। उनका मन पूरी तरह उलझन में था। भाई मोग, तुमने चोरी की, ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव है,
उन्होंने दिल से इस विचार का जोर शोर से खंडन किया है, उज्ज्वल और दयालु छोटा भाई ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन सच सामने था, यह कोई भ्रम नहीं था। मेवान सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह तुरंत मेरे सामने खड़ी हो गई। छोटी गीगी, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह तो गलती होगी। शायद कपड़े इकट्ठा करते समय एक नौकरानी ने गलती से किसी। मुकाई ने भी तुरंत बात की। उसकी आवाज दृढ़ थी। सही कहा भाई, मुगी कभी ऐसा नहीं करेगा। उसका तर्क और भी सरल और सीधा था, लेकिन उसे जुबान से नहीं कह सकती थी। मेवान और मुकाई दोनों ने मुझसे सबसे ज्यादा निकटता से संपर्क किया था। वे जानते थे कि अगर मुझे सच में उस क्षेत्र में किसी जरूरत या इच्छा होती तो मैं सीधे उनसे आ सकता था, और वे सक्रिय रूप से प्रति मुझे खुद को संतुष्ट करने के लिए इस छुपी हुई और लगभग रोगात्मक तरीके का इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये तर्कसंगत नहीं था, इसलिए वे जानते थे कि मुझे निश्चित रूप से फंसाया गया था। तुम सब उसका बचाव कर रहे हो। ये देखकर कि दोनों बहनें मेरी रक्षा कर रही थीं, मुझजी तुरंत गुस्से में फूंक गया। ऐसे समय में भी तुम उसका बचाव कर रहे हो क्या? तुम्हारा बोलते हुए उसने वहां मौजूद सभी महिलाओं की ओर देखा। तभी भीड़ में मुक्सिन की हिरन जैसी साफ आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। उसका शरीर हल्का कांप गया। वह शैली और पट्टे पर छोटा धनुष वही सेट था जो उसने कल ही बदला था और धोने के लिए नौकरानी को दिया था। यह भाई मोग के तकिए के नीचे कैसे आ सकता है? भाई मुगी ने मुझसे चोरी की। मुक्सिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, रक्तशून्य हो गया। उसने दुनिया को घूमते हुए महसूस किया और लगभग खड़ा नहीं रह सकी। लेकिन यह विचार एक सेकंड से भी कम समय में उसने जबरदस्ती काट दिया। नहीं, यह असंभव है। भाई मुगी बिल्कुल ऐसा व्यक्ति नहीं है। भाई मुगी की मुझ पर नजर हमेशा इतनी साफ, इतनी कोमल होती है। भाई मुगी ऐसा कभी नहीं कर सकता। यह जरूर मुझजी है भाई मुगी को फंसाने वाला। हाँ, यह जरूर है। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो मुझजी की ठंडी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। क्या हुआ? कोई दावा नहीं कर रहा। मेरी प्यारी बहनों, इस कृतघ्न भेड़िए को मत बेच दो। और फिर भी मूर्खतापूर्वक उसकी मदद कर रहे हो। बोलते हुए उसने अपने हाथ में अंडरवियर हिलाते हुए बेहद दिल टूटने वाले स्वर में कहा, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया जाग जाओ। जब ये किसी और से चोरी करता है तो इतना उदार मत बनो। अगली बार तुमसे चोरी कर सकता है तब आंसू बहाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। सभी तुरंत शांत हो गए। मयूलू ने तीव्र दर्द सहा। उसे पता था कि किसी को आगे आना होगा और इस कपड़ों के सेट का दावा करना होगा और फिर एक उचित बहाना देकर इसे पार कर लेना होगा। फिर मयूलू की नजर भीड़ में से अपनी सातवीं बहन मुकरेन के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में लगभग नजर न आने वाली विनती थी। सभी बहनों में मुकरेन सबसे चालाक और शरारती थी, सबसे साहसी, और इस तरह की उलझन भरी परिस्थितियों में सबसे अच्छा भ्रम फैलाने वाली। वह निश्चित रूप से मेरी बात समझ जाएगी। मुकरेन ने अपनी बड़ी बहन की नजर पकड़ी, एक पल के लिए रुकी। इस बीच निर्दोष मुक्सिन ने मुझे सबकी शक की निगाहों से अकेला और असहाय देखा। उसका दिल चिंतित और दर्द से भरा था। वह मुझे मुझजी द्वारा इस तरह बदनाम नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए जैसे ही मुझजी की आवाज धीमी हुई, दो स्पष्ट आवाजें, एक कमजोर आवाज लगभग एक साथ सुनाई दी, यह मेरा है, यह मेरा है। मुकरेन ने हाथ उठाया। मुक्सिन ने भी एक साथ हाथ उठाया। माहौल तुरंत घातक चुप्पी और अत्यधिक अजीब स्थिति में डूब गया। सभी की आंखें मुकरेन और मुक्सिन पर टिकी थीं, जो एक दूसरे को स्कैन कर रही थीं। उनके चेहरे पर भाव बेहद जीवंत थे। एक टुकड़ा अंडरवियर, दो मालिक। मुकरेन ने कुछ समझा। वह मुझजी के हाथ में वस्तु के पास आई, अपनी आंखें तंग करके ध्यान से देखने लगी। फिर उसने अचानक माथा थपथ पाया, जैसे उसे अचानक समझ आई हो, आह, मैंने गलत समझा होगा, ये मेरा नहीं है। उसके शब्दों ने माहौल की तनाव को थोड़ा कम किया। मुकरेन ने बेरुखी से अपने कंधे उचकाए और आधे मजाक में आधे गंभीर ऐसा कहते हुए मुकरेन की नजर मुक्सिन की ओर शिफ्ट हो गई, जो उसके बगल में शर्म से लाल हो रही थी। आठवीं बहन अपेक्षाकृत ईमानदार है, कभी दिखावा नहीं करती। ये जरूर आठवीं बहन की होगी। सभी की नजरें तुरंत मुक्सिन पर टिक गईं। इस वक्त मुक्सिन के चेहरे पर पहले की घबराहट और डर का कोई निशान नहीं था। उसकी साफ मासूम आंखों में अब गुस्से की लौ जल रही थी। फिर वह जल्दी से, हालांकि वह जानती थी कि आठवीं बहन भोली भाली है और आमतौर पर उसके सबसे करीब रहती है, वह निश्चित नहीं थी कि यह छोटी बहन, जो 20 साल से भी कम उम्र की थी, उस पर शक करेगी या उसी जगह गिर जाएगी। आखिरकार यह किसी भी लड़की के लिए एक बहुत गंभीर और शर्मनाक स्थिति थी। यह देखकर मुझजी खुश था। यह
बहुत अच्छा है, मालिक ने खुद स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि आठवीं बहन मुक्सिन मेरे जैसे विकृत से इस तरह के व्यवहार के बाद निश्चित रूप से मुझसे नफरत करेगी। अब वह मुझसे 800 मीटर दूर रहना चाहेगी। मेरे दिल में उसका परफेक्ट इमेज आज यहां पूरी तरह टूट जाएगा। बढ़िया, अब गवाह और सबूत दोनों हैं। मुजुजू का उत्साह लगभग महसूस किया जा सकता था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे ऊपर उठाया। मैं अब मुजिजी, कमीने, क्या तुम बीमार हो? मैंने कहा था कि मैंने वह नहीं लिया, तुमने नहीं लिया। अगर तुमने नहीं लिया तो क्या वह अपने पैर लेकर खुद ही तुम्हारे तकिए के नीचे घुस गया? मुजिजी ऐसा देख रहा था जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। जेल जाने के लिए तैयार रहो। लेकिन ठीक इसी वक्त मुक्सिन की आवाज अचानक गूंजी। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अपनी छोटी काय, आज दोपहर म्यूजी से बात करने आया था और इसे यहां गिरा दिया था। मैं खुद भी भूल गया और इसका म्यूगी से कोई संबंध नहीं है। मुझे इस तरह बदनाम मत करो। ये शब्द सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। सभी वहां खड़े थे, चकित, खासकर मुजिजी और यान हुईगांग, जो कोने से नाटक देख रहे थे। अगर दूसरों को नहीं पता था कि ये वस्तु कहां से आई, तो ये दोनों जरूर जानते थे। इन्हीं मुक्सिन यहां कैसे आ सकती थी और यहां वस्तु गिरा सकती थी? यह असंभव था। वह झूठ बोल रही थी, मुगी के लिए बचाव कर रही थी, लेकिन वे कारण प्रकट नहीं कर सकते थे। वे कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उन्होंने इसे लगाया था। आठवीं बहन, आज तुम सच में? मुजिजी ने अविश्वास और अत्यधिक संकट का अभिनय किया। मुगी के लिए झूठ बोलकर अपना बचाव मत करो, यह मामला हल्का नहीं। डरना मत, हम तुम्हारे लिए हैं। कृपया मत करो, अपने ही कृतघ्न के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद मत करो। मुक्सिन ने मुजिजी को देखा और अचानक ठंडी हंसी हंस दी। बचाव? मुजिजी, क्या तुम मूर्ख हो? नामथुन्या शादी कर रही है और तुम नाच गाना कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो? यह मेरा अंडरवियर है, मैं इसे जहां चाहूं रख सकती हूं। तुम्हारा क्या काम है, कमीने, इसमें दखल देने का? इसका तुमसे क्या लेना देना? मैं बस भूल गई कि इसे मेरे छोटे भाई मुजी के कमरे में रख दिया तो क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे उस चीज को इधर-उधर छोड़ने के लिए शिकायत करो। बचाव? अपने ही सिर को बचाओ। मुक्सिन अब मुजिजी के साथ शिष्टाचार करने की इच्छा नहीं रखती थी। उसका दिमाग शीशे की तरह साफ था और वह जानती थी कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। यह पूरी स्थिति शुरू से अंत तक उस कूड़े मुजिजी द्वारा बनाई गई योजना थी। आज उसने उसे बेनकाब करने का इरादा किया। मुजिजी मुक्सिन द्वारा सीधे सामना किए जाने और डांटे जाने पर पूरी तरह से चुप रह गया। वह पलटवार करना चाहता था, गाली देना चाहता था, लेकिन मुक्सिन की आंखें देखकर, जो उसे जीवित निगल जाने के लिए तैयार थीं, और उसके बगल में बहनों की बढ़ती हुई असहयोगी नजरें देखकर, वह कुछ समय के लिए शब्दहीन रह गया, गुस्से से रंगारंगा हो गया। मयूलू ने सामने के दृश्य को देखा, दिल में भारी पत्थर गिरा। उसने अब यह नहीं सोचा कि आठवीं बहन के शब्द सही हैं या गलत। शायद यह सच में एक बड़ा गलतफहमी था, या शायद आठवीं बहन ने भी मेरी तरह इसे एक तरीका समझा कि स्थिति को जबरदस्ती सुलझाने के लिए मुझे बचाया जाए। लेकिन फिर भी यह मृत स्थिति आखिरकार सुधारी जा सकती थी। मुजिजी की निराश स्थिति दे ठीक है, चूंकि यह बस एक गलतफहमी है, सभी फैल जाओ। एक मामूली गड़बड़ी पर इतना हंगामा, यह कैसा व्यवहार है? मयोयान और मुकाई जल्दी से दोनों ने मुझे सहारा दिया, चिंता से मेरी ओर देख रहे थे, डर रहे थे कि मुझे अन्याय हुआ है। मुक्रेन मुक्सिन के पास गई, उसके कंधे थपथ पाए और उसे सम्मानजनक नजर से देखा। मुजिजी खुशहाल सद्भाव और बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुटता देखकर क्रोधित हो गया। उसने इतनी योजना बनाई थी, उसकी कथित परफेक्ट रणनीति इस छोटे बच्चे मुक्सिन द्वारा ऐसे विचित्र बहाने से विफल कर दी गई। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कमरे में तमाशा अंततः समाप्त हुआ। मैलू ने मुझे देखा, जो अभी भी सदमे और शिकायत में था। छोटा भाई मुझी मुझे मेरे कमरे तक धकेल गया। हाँ, मैं होश में आ गया और चुपचाप व्हीलचेयर के पीछे चला गया। हॉलवे में मौत की चुप्पी थी। अभी भी मेरा दिमाग खाली था। यह आरोप बहुत बड़ा, बहुत दुष्ट था। यह स्पष्ट रूप से मुझे बर्बाद करने, मेरी बदनामी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए था कि मैं इस परिवार में कभी अपना सिर ऊंचा न रख सकूं। मैं अच्छी तरह जानता था, मेरा दिल कृतज्ञता और दर्द से भरा था, लेकिन उससे भी ज्यादा देर से आई हुई भय से। जो मैं सबसे ज्यादा डरता था वह था बड़ी बहन क्या सोचेगी? क्या वह मुझ पर विश्वास करेगी या मुझजी की तरह सोचेगी कि मैं अंधेरे में छिपा एक विकृत हूं? मैं पूछने की हिम्मत नहीं करता था, न सोचने की हिम्मत। जब हम मैलू के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, जब मैंने उसे अंदर धकेला,
कमरे का माहौल तुरंत घुटन भरा हो गया। मैं अपना सिर नीचे कर लिया। नहीं जानता था कि हाथ कहाँ रखूं। मुझे यकीन नहीं था कि बड़ी बहन मुझ पर विश्वास करती है या नहीं। मैलू व्हीलचेयर पर बैठी थी, मेरी ओर नहीं देख रही थी, बल्कि खिड़की के बाहर चुपचाप देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर अब ठंडी बर्फ की एक परत थी। वह वास्तव में मेरे लिए बचाव करना चाहती थी। अगर जरूरत पड़ी तो थप्पड़ भी, कोड़े भी। वह बिल्कुल कोई दया नहीं दिखाएगी। वह मुझे समझाएगी कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या बिल्कुल मना है। लंबे मौन के बाद मैलू ने आखिरकार बोला, मुझे आज क्या हुआ? अपनी नजर से बता। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने ऊपर देखा और होंठ हिले। आठवीं बहन आज मेरे कमरे में नहीं आई। वह वस्तु आठवीं बहन ने मेरे कमरे में नहीं छोड़ी। उसने ये जरूर कहा होगा ताकि मेरा बचाव कर सके। मैलू धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर घुमाई, अंततः मेरी नजरों से सीधे मिली। फिर क्या तुमने इसे लिया? यह सवाल मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी सांस गले में अटक गई। बड़ी बहन अभी भी। अत्यधिक दर्द और निराशा की लहर मुझ पर टूट पड़ी। मैं मैलू की व्हीलचेयर के सामने झुका, फिर ऊपर देखा। मेरी साफ आंखें सीधे मैलू को देख रही थीं, आंसुओं के साथ भी। मैलू का सामना करते हुए, बड़ी बहन, यह सच में मैं नहीं था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं सच में। अगली बात गले में फंस गई। आंसुओं के कारण बोली नहीं जा सकी। मुझे ऐसे देखकर मैलू का दिल बर्फ की तरह जम चुका, टूट गया। वह अब अपने आप को रोक नहीं सकी। उसकी बड़ी बहन की गरिमा, उसकी सख्त परवरिश, इस वक्त सब हवा में उड़ गई। फिर उसने अपनी बाहें खोल दी और मुझे, जो उसके सामने झुका था, गले लगा लिया। छोटे भाई मुगी, बड़ी बहन तुम पर विश्वास करती है। बड़ी बहन बस तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा, सच में? बस थोड़ा सा, क्योंकि खलनायक बहुत चालाक था। लेकिन बस इतना ही, थोड़ा सा। जब तक तुम खुद मुझे ये नहीं कहते कि तुमने नहीं किया, मैं दृढ़ता से मानूंगी कि तुमने नहीं किया। मैं तुम्हें बिना शर्त मानूंगी। ये मेरी गलती है छोटे भाई मुझी। बड़ी बहन को तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे सच में खेद है। बड़ी बहन अब कभी शक नहीं करेगी, कभी नहीं। मेरा शरीर कांप रहा था और मैंने ऊपर देखा। मेरे होंठ हिल रहे थे। बड़ी बहन, आठवीं बहन आज मेरे कमरे में नहीं आई। वह वस्तु आठवीं बहन ने मेरे कमरे में नहीं छोड़ी। उसने ये जरूर कहा होगा ताकि मेरा बचाव कर सके। मैलू धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर घुमाई, अंततः मेरी नजरों से सीधे मिली। फिर क्या तुमने इसे लिया? यह सवाल मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगा। अत्यधिक दर्द और निराशा की लहर मुझ पर टूट पड़ी। मैं मैलू की व्हीलचेयर के सामने झुका, फिर ऊपर देखा। मेरी साफ आंखें सीधे मैलू को देख रही थीं, आंसुओं के साथ भी। मैलू का सामना करते हुए, बड़ी बहन, यह सच में मैं नहीं था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं सच में। अगली बात गले में फंस गई, आंसुओं के कारण बोली नहीं जा सकी। मुझे ऐसे देखकर मैलू का दिल बर्फ की तरह जम चुका, टूट गया। वह अब अपने आप को रोक नहीं सकी। उसकी बड़ी बहन की गरिमा, उसकी सख्त परवरिश, इस वक्त सब हवा में उड़ गई। फिर उसने अपनी बाहें खोल दी और मुझे, जो उसके सामने झुका था, गले लगा लिया। छोटे भाई मुगी, बड़ी बहन तुम पर विश्वास करती है। बड़ी बहन बस तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा, सच में? बस थोड़ा सा, क्योंकि खलनायक बहुत चालाक था। लेकिन बस इतना ही, थोड़ा सा। जब तक तुम खुद मुझे ये नहीं कहते कि तुमने नहीं किया, मैं दृढ़ता से मानूंगी कि तुमने नहीं किया। मेरी लालधार वाली आंखों को देखकर उसने जल्दी से मेरा एक आंसू पोंछा। फिर मेरा दिमाग फिर से तेजी से दौड़ने लगा। अगर यह मैंने नहीं लिया और यह आठवीं बहन की अनजाने में की गई। जब तुम पहले मेरे कमरे में आए, क्या तुमने अपने कुछ कपड़े तकिए के पास देखे? क्या तुमने उन्हें खुद वहां रखा? मैंने सिर हिलाया। आधा हाँ, आधा नहीं। आधा वह था जो मैं जल्दबाजी में पहन रहा था। दूसरा आधा शायद दोपहर में नानी ने रख दिया था और उसने उन्हें बिस्तर पर बिना सोचे रखा था। मैलू की आंखें तेज हुईं। तो केवल दो संभावनाएं बचती हैं, या तो नानी। यह कहते ही तुम और वह एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक नाम एक साथ दोनों के दिमाग में आया। आज कमरे में मुझजी का शरारती व्यवहार और परेशानी मचाने की इच्छा उसे अत्यधिक संदिग्ध बनाती थी। वह सचमुच बहुत संदिग्ध था। लेकिन मैलू ने तुरंत एक महत्वपूर्ण बात याद की। यह सही नहीं है मुगी छोटे भाई, यह मामला मूलतः तुम्हारे देवर यान हुईगांग द्वारा मेरे सामने। उस समय मैंने विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने चुपके से तुम्हारे कमरे की पुष्टि करने गई। और परिणाम यह था, जब मुझे यान हुईगांग द्वारा गार्डन में घुमाया जा रहा था, तुम सच में क्या कर रहे थे? मैंने ध्यान से याद किया। जब मैंने तुम्हें तुम्हारे देवर को सौंपा, सातवीं बहन और अन्य लोगों ने मुझे दूर खींच लिया। ओह हाँ, जिम जाने से पहले मैं सचमुच बालकनी पर गया था। सुबह तो क्या उसने गलत समझा? किसी और के कपड़े लड़की के अंडरवियर समझ लिए? या वह शुरू से ही मुझजी का सगा साथी था? क्या उसके शब्द मुझे तुम्हारे कमरे में
इस बड़े नाटक को देखने के लिए, लुभाने के लिए थे। सवाल एक के बाद दूसरे मैलू के दिमाग में घूम रहे थे। इस वक्त उसने मुझे देखा और उसके दिल में जवाब था। फिर उसने धीरे से मुझे धकेल दिया। तुम पहले वापस जाओ और यान हुईगांग को यहां बुलाओ। मैंने सिर हिलाया, उठ खड़ा हुआ और जाने लगा, लेकिन 2 कदम चलने के बाद मैलू ने अचानक पीछे से मुझे कसकर गले से पकड़ लिया। मुगी छोटे भाई, क्या तुम बड़ी बहन से नाराज हो? बड़ी बहन अभी थोड़ी देर पहले तुम पर शक कर रही थी। मैंने सिर हिलाया, अपनी आंखें रगड़ी और मुस्कुराया। नहीं बड़ी बहन, जो कोई भी। मैलू ने तुरंत उत्तर दिया। उसका स्वर थोड़ा उत्तेजित था। यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यह साबित करता है कि मैं अभी भी तुम पर पूरा भरोसा नहीं करती। एक बड़ी बहन के रूप में मैं असफल हूं। बड़ी बहन गलत थी मुगी छोटे भाई, कृपया अपने दिल में कोई रंजिश न रखना। मैंने उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखा और मेरा दिल तुरंत गर्म हो गया। मैं नहीं रखूंगा बड़ी बहन, लेकिन मैलू बच्चे की तरह जिद्दी थी। नहीं, तुम निश्चित रूप से रखोगे। आखिरकार अपने सबसे करीब व्यक्ति से शक होना, यह कहना कि तुम्हारे दिल में एक भी संदेह नहीं है, झूठ है। तुम बस मुझे सांत्वना दे रहे हो। यह कहते हुए वह अचानक कुछ सोचती हुई लग रही थी। उसकी आंखें चमक उठी, यह साबित करने के लिए कि बड़ी बहन सच में अब मुझ पर तुम निश्चित रूप से महसूस करती हो कि हमारा मुगी छोटा भाई एक चमकदार जवान है जिसके दिल में कोई अशुद्ध विचार नहीं है, इसलिए तुम उसके इतनी निजी बातों पर भरोसा करते हो। यह भी साबित करता है कि बड़ी बहन मेरे साथ कितनी खुलकर बात करती है। मैंने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए, उसके बकवास सुनते हुए हंस दिया। मेरे दिल का सारा दर्द पूरी तरह से दूर हो गया। मैलू मेरी बातों से पकड़ी गई, हल्का लाल हो गई और मेरी कान को धीरे से चुटकी दी। केवल तुम ही इतनी चालाक हो, जल्दी जाओ। हाँ, मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। मेरा मूड एक रोलर कोस्टर की तरह था, अंततः सबसे गर्म स्थान पर रुक गया। कमरे से बाहर आकर मैंने अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर यान हुईगांग को देखा। इस समय यान हुईगांग बेचैनी से, मुगे तुम्हारी बड़ी बहन, क्या वह ठीक है? उसने तुमसे क्या कहा? मैंने उसे निर्जीव अभिव्यक्ति से देखा। बड़ी बहन ने कहा कि तुम अंदर आओ। यह कहकर मैं सीधे चला गया, उसे एक भी अनावश्यक नजर नहीं दी। यान हुईगांग ने मेरी पीठ को देखा और उसकी बेचैनी चरम पर पहुंच गई। इस रवैये में क्या गलत है? क्या मुझे पकड़ लिया गया? क्या मैलू मुझे अभी बुला रही है मुझसे साम? यान हुईगांग डर से भरकर कदम दर कदम मैलू के कमरे तक गया। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गया, उसने हड्डी जमा देने वाली आभा महसूस की। युलू, तुम मुझे ढूंढ रही थी? मैलू ने अपना सिर नहीं घुमाया, केवल एक ठंडी भावहीन बात उसके होठों से निकली। घुटनों टेक दो, घुटने टेक दो। यान हुईगांग पहले स्पष्ट सुन नहीं पाया, सोचता था। मैलू अचानक अपनी व्हीलचेयर घुमाई। इस वक्त उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें साइबेरियाई हवा से भी ठंडी थीं। फिर उसकी आवाज अचानक बढ़ी। मैंने कहा था कि घुटनों टेक दो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? घुटनों टेको, मेरे लिए घुटनों टेको। मैलू पूरी तरह से क्रोधित थी। यह एक लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा था जो अंत में बाहर आया। एक विश्व विनाशकारी, कठोर और निर्णायक नहीं होने पर वह विशाल म्यू परिवार को संभाल नहीं सकती थी। केवल मेरे और अपनी बहनों के सामने मैलू अपनी सारी कवच उतार देती थी, अपनी सबसे कोमल साइड दिखाती थी, खासकर मेरे सामने। यहां तक कि मुझ पर शक होने पर भी वह सावधानी से सबूत ढूंढती थी, चारों ओर देखती थी, सोचती थी कि क्या यह गलतफहमी है, क्या मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन बाहरी लोगों के सामने वह हमेशा मानती थी कि गलत व्यक्ति को मारना बेहतर है बजाय दोषी को जाने देने के। यद्यपि मैलू अभी भी निश्चित नहीं थी कि यान हुईगांग ने जानबूझकर मुझे फंसाया है, लेकिन शक की एक झलक भी काफी थी। वह सबसे बड़ा दबाव डालती, उसे पूरी तरह कुचल देती, उसे पूरी सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर करती, चाहे उसने जानबूझकर किया हो। छोटा सा संदेह उसकी और मेरे बीच भरोसे में एक अदृश्य दरार की तरह था। यह उसे क्रोध में डालने के लिए काफी था। मैलू को अपने गुस्से का निकास चाहिए था और यान हुईगांग मुख्य अपराधी सबसे अच्छा विकल्प था। मैलू की भयानक आभा से यान हुईगांग डर गया, वह अपना संतुलन खो गया, उसके पैर कमजोर हो गए, अपने शरीर का भार सहन नहीं कर सका, वह जोर से गिर पड़ा। मैलू ने उसे ठंडे अंदाज में देखा, फिर व्हीलचेयर लेकर दरवाजे के पास जूते की रैक तक गई, वहां से एक जंप रोप लिया, फिर यान हुईगांग के सामने वापस आ गई। ऊपर से नीचे उसकी ओर देख रही थी। बिना किसी चेतावनी के उसने हाथ में जंप रोप मारा, यान हुईगांग के चेहरे को जोर से मारा। यान हुईगांग ने दर्दनाक चीख लगाई और उसके चेहरे पर तुरंत जलती हुई लाल निशान ने अपना चेहरा पकड़ लिया। मैलू को अविश्वास की नजर से देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह महिला, जो आमतौर पर
उसे ठंडे व्यवहार से देखती थी लेकिन फिर भी शिष्टाचार बरकरार रखती थी। सच में उसे मारेगी, हालांकि मैलू ने उसे प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया। चटक 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 कई और थप्पड़ लगे, जोर से मारा। गर्मी में केवल एक पतली छोटी बाजू की शर्ट पहने। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था, हालांकि उसकी विनती ने मैलू का क्रोध और भी तीव्र कर दिया। तुम सच में मरने के योग्य हो क्या? तुम जानते हो आज तुम्हारे शब्दों ने मेरे प्यारे छोटे भाई म्यूगे के दिल को कितना नुकसान पहुंचाया। वह केवल 18 साल का है। अब वह इस घर में अपनी बहनों का सामना कैसे करेगा? वह इस परिवार में कैसे रहेगा? हम इतने लंबे समय। मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और ये तुम्हारा बदला है। उस व्यक्ति को पीठ में छुरा घोंपने का मैलू की आवाज गुस्से से खराशदार हो गई। उसकी सुंदर आंखें निराशा और ठंडे मारक इरादे से भरी थी। उसने यान हुईगांग को देखा, जो जमीन पर एक मृत कुत्ते की तरह सिकुड़ा हुआ था। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। क्या तुम सच में इतनी लापरवाही से गलत सम? उसने तीव्र दर्द दबाया, आंसू और बलगम बहाते हुए विनती की, हाँ युलू, मैंने सच में केवल गलत समझा। मैंने जानबूझकर याद किया। जब मुगी बालकनी से नीचे आया, उसके हाथ में कपड़ों के ढेर में एक लाल छोटी बाजू की शर्ट और बैंगनी खेल के शॉर्ट्स थे। मैं दूर खड़ा था, इसलिए मैंने गलत समझा। मैंने सच में गलत समझा। मुगी, मैं मरने योग्य हूं, मैं इंसान नहीं हूं। मैलू क्रोध से लगभग मरने वाली थी। वह स्वाभाविक रूप से उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। यह बहुत संयोग था, इतना संयोग कि ऐसा लगता था जैसे पहले से तय था, बस अभी के लिए उसके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वह झूठ बोल रहा था। फिर मैलू ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया। यह जल्दबाजी नहीं कर सकता था, उसे धीरे धीरे जांच करनी थी। आखिरकार तुम्हें कल कंपनी नहीं जाना है क्या? तुम सुन रहे हो? और यह याद रखना, अगली बार नहीं होगा। अगर अगली बार हुआ तो तुम म्यू परिवार से बाहर हो सकते हो। यान हुईगांग ने जैसे राहत पाई हो जमीन से उठकर भागा। समझ गया युलू, मैं समझ गया। इस बीच मैं जटिल मनोच्छा के साथ अपने कमरे में वापस गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पाया कि कमरे में कोई और नहीं, केवल 8वीं बहन मूक्सिन अभी भी मेरे बिस्तर के पास बैठी थी, अपने खुद के अंडरवियर को कसकर पकड़ रही थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें कुछ खाली थीं। वह हाल की उथल-पुथल के बाद अभी भी सदमे में लग रही थी। मुझे देखते ही मूक्सिन एक डरपोक हिरन की तरह हो गई। उसका सिर अचानक डर से उठ गया। मूदा, तुम वापस आ गए। उसकी आवाज नरम और कोमल थी। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा और धीरे से कहा, दरवाजा बंद करो। मैंने सिर हिलाया और आज्ञाकारी ढंग से कमरे का दरवाजा बंद किया। अब कमरे में केवल हम दोनों थे और माहौल क्षण भर के लिए अजीब और नाजुक हो गया। मैंने 8वीं बहन के हाथ में वस्तु को देखा। मेरा दिल कृतज्ञता और अपराधबोध से भरा था। फिर मैं उस 8वीं बहन, धन्यवाद। मुझे पता है कि वह वस्तु वह चीज नहीं थी जो तुमने गलती से मेरे कमरे में छोड़ी। तुम आज मेरी मदद करने आई थी। मेरी बात सुनकर मूक्सिन और उसकी साफ नमीली आंखें चारों ओर देखीं। फिर अचानक उसके मन में एक साहसिक और दिलचस्प विचार चमका। उसने इसे बहाना बनाकर मुझे चिढ़ाने की ठानी, जिसे वह तरसती थी। तभी उसका छोटा गोरा चेहरा हल्का लाल। मुगे, अगर तुम्हें सच में पसंद होता तो मैं तुम्हें दे सकती थी। तुम ऐसा क्यों करते? ये शब्द सुनते ही मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। 8वीं बहन, तुम सच में सोचती हो कि मैंने चोरी की? और क्या हो सकता है? म्यू केक्सिन ने अपने गाल फुला लिए, जैसे गुस्साए हुए छोटे खरगोश। मेरी चीज कमरे में मैंने नहीं ली क्या? यह अपने पैर लेकर खुद ही आया। सच में मैंने नहीं लिया, मैंने जल्दी से समझाया। मेरा माथा पसीने से तर हो रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुक्सिन ने फूंक मारी, बिल्कुल गुस्सा नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ी। फिर अपनी उंगली, सफेद और नाजुक, मेरी छाती पर तानी। ईमानदारी से कबूल करो, तुम्हारा उस वस्तु के साथ क्या मकसद था? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी और तुम्हें सिखाऊंगी। अंत में मैंने इस छोटे खरगोश का असली मकसद समझा। बिल्कुल गुस्सा नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से बिगड़ी हुई अभिनय कर रही थी। 7वीं बहन मुकरेन से बुरी आदतें सीख रही थी, मुझे चिढ़ाने का तरीका बदल रही थी। उसकी बड़ी साफ आंखों में कोई आरोप नहीं था, केवल एक चमकदार शरारती चमक थी, और उसके फूले हुए गुलाबी होंठ चेरी जैसे थे, जिन्हें काटने का मन करता था। कुछ सेकंड बाद मेरी चुप्पी देखकर मूक्सिन ने नाटक बंद कर दिया। ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी। मुझे पता है कि ये निश्चित रूप से तुम नहीं थे, लेकिन क्या तुम किसी पर शक करते हो? उसका चेहरा गंभीर हो गया। शायद नानी ने कपड़े गलत इकट्ठा किए और वे मिला दिए, या यह मुजजी हो सकता है। यह निश्चित रूप से मुजजी है। जैसे ही मुक्सिन ने वह नाम सुना, उसके म्यूकेक्सिन का सीना गुस्से से फूल गया।
स्पष्ट रूप से मुझजी से अत्यधिक नफरत करती थी। कुछ गालियां देने के बाद उसने फिर से मेरी ओर देखा। उसकी पुतलियां घूम रही थीं। एक चालाक मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई। लेकिन सही बात तो यह है मुगी, क्या तुम्हें आठवीं बहन की चीज पसंद आई? यह कहते हुए उसने मेरा इंतजार किए बिना वस्तु सीधे मेरे बिस्तर पर फेंक दी। मुड़ी उसकी खुशहाल दूर होती हुई छवि को देखकर मैंने मजबूर होकर सिर हिलाया, फिर बिस्तर की ओर देखा, केवल महसूस किया कि मेरे गाल जल रहे थे। इस बीच मुझजी इस समय गुस्से से भरा अपने कमरे में वापस गया और दरवाजा जोर से बंद करने के बाद कमरे में गुस्से से टहलने लगा। कमीना, क्या मेरी सारी बहनें पागल हो गई हैं? एक गैरकानूनी बच्चा साबित हुआ जो म्यू परिवार। एक एक करके वे सब पागल हो गए। मुझजी समझ नहीं पा रहा था और कम ही स्वीकार कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में जब वे रंगे हाथ पकड़े गए थे, फिर भी वे अपनी कहानियों पर सहमत हो सकते थे। मुझी के लिए झूठ बोलकर उसका बचाव कर सकते थे, खासकर बड़ी बहन मैलू। उसने सोचा था कि बड़ी बहन जो म्यू परिवार में सत्ता रखती है और नीमो को सबसे अधिक महत्व, न केवल शुरुआत से उसे रोकना बल्कि घायल पैर के साथ एक मादा मुर्गी की तरह अपने बच्चे की रक्षा करने वाली मां की तरह मुझजी को बचाना, और यहां तक कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करने के पुरस्कार के रूप में कथित रिश्वत का इस्तेमाल भी करना। किस आधार पर ऐसी रक्षा, चाहे सही हो या गलत, क्या वह अपने जैविक छोटे भाई के लिए नहीं होनी चाहिए? एक मजबूत ईर्ष्या की भावना अचानक मुझजी के अंदर उभरी, फिर गहरी नफरत और जलन में दब गई। वह 18 सालों तक बाहर भटकता रहा, हर तरह की कठिनाइयां सहता रहा और मुश्किल से इस घर में वापस आया तो ऐसा लगा जैसे वह बाहर का आदमी हो, जबकि मुगी ये घुसपैठिया वह सब कुछ आनंद ले रहा था जो उसका होना चाहिए था। यह न्यायसंगत नहीं था, यह बहुत अनुचित था। जिजिका, जिजिका, हमें बचाओ, हमें आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। हम एक धोखेबाज जोड़े से झगड़ा कर बैठे और पीट दिए गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया। सुनकर मुझजी और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। फिर उसने फोन में जोर से गाली दी, तुम लोग एक धोखेबाज जोड़े का सामना भी नहीं कर सकते। तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तुमने मेरी पूरी बदनामी कर दी हो। हुआंगलू ने दूसरी तरफ जल्दी से जवाब दिया, जीजी का ऐसा नहीं है कि हम बेकार हैं। वह आदमी हमें बहुत जोर से पीटा, हम तीनों उसकी बराबरी नहीं कर सके। उसने हम वे अभी तुम्हें जमानत पर छोड़ेंगे। इसी समय छठी बहन मुकाई स्नान की तैयारी कर रही थी। पूरे दिन की थकान के बाद इस समय मुकरन अभी अभी मुकाई के कमरे में आई थी, मुकाई से बात करने और उस कमीने मुझजी को जमकर डांटने के इरादे से। लेकिन जैसे ही मुकरन स्नानघर के दरवाजे तक पहुंची, उसने अचानक पिछली रात के मोजे देखे। उसने उन्हें उठाया और सूंघा। तुम्हारे सफेद मोजे इतने अजीब क्यों सूंघते हैं? क्या तुम्हें माइसोपोबिया नहीं है? तुमने उन्हें पहनने के बाद क्यों नहीं धोया? मुकाई का दिल एक धड़कन से रुक गया। ओह नहीं, मुझे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मुकरन के निर्दोष और आलोचनात्मक चेहरे को देखकर वह राहत की सांस ली। आह, मैं कल घूमने गई थी और पसीना आ गया था, थोड़ी बदबू आ गई। मैंने उन्हें वह कर मुकरन ने अचानक कुछ गलत महसूस किया। वह क्यों बदबूदार मोजे नहीं फेंक रही थी बल्कि उन्हें अलमारी में रख रही थी? मुकरन ने संदेह किया लेकिन ज्यादा नहीं सोचा और मुझजी की शिकायत करने लगी, बहन क्या तुम्हें लगता है कि मुझजी पागल है? उसने जानबूझकर मुगी को फंसाया और आठवीं बहन की चीजें चोरी करके उसे फंसाया। मैं सच में नहीं समझती कि वह हमारा। मुकाई ने आह भरी, बचपन से बाहर पली बढ़ी और ऐसा व्यक्तित्व विकसित किया, यह रातों रात नहीं बदलेगा। मुझे नहीं लगता कि नरक इस जीवन काल में कभी बदला होगा। मुकरन ने गुस्से से कहा, मैंने यह भी सुना है कि मां और पिता उसकी मदद करने की योजना बना रहे हैं, उसे अफ्रीका भेजकर एक काला भाई बनाकर फिर प्रतिष्ठित घरेलू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा फिर से। मुझे लगता है कि वह बेकार है। सच में अलविदा, उसने सब कुछ चुरा लिया जो म्यूगी का था और अब वह म्यूगी को सताने लगा है। मैं सच में गुस्से से मर जाऊंगा अपनी छोटी बहन की क्रोध देखकर। मुकाई भी असहज महसूस करने लगी। फिर उसने मुकरन के कंधे थपथ पाए और धीरे से कहा, अब गुस्सा मत करो, उस तरह के व्यक्ति पर परेशान होना लायक नहीं है किरण, यह याद रखना चाहे। हाँ, और पिता उसे कितना भी पसंद करे, मैं अपने पूरे जीवन में केवल मुझजी को ही अपना छोटा भाई मानूंगी। बाथरूम में दोनों बहनें तुरंत सहमत हो गईं और इस समय मैं अपने कमरे में अकेला था। अचानक मैलू ने मुझे टेक्स्ट किया, यान हुईगांग की व्याख्या बताई, लेकिन मैं कुछ गलत होने का एहसास नहीं छोड़ सका। जब मैं अपने कपड़े पैक कर रहा था तो वास्तव में ला। इसके अलावा मैंने देखा कि जब मैलू और मैं साथ होते थे, खासकर जब मैंने अस्पताल में मैलू के घायल पैर की मालिश की, यान हुईगांग इतना जलन से मर रहा था कि मर सकता था। हालांकि ये दामाद यान हुईगांग
इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके मुंह से निकल रही हत्या की भावना महसूस कर सकता था। मैं असमंजस में था। मयूलू और मैं पूरी तरह निर्दोष हैं, ठीक है। मैं भी मानता हूं कि मैं बहुत विचारशील हूं, खासकर मयूलू का सम्मान करता हूं। इसके अलावा यान हुईगांग मयूलू का पति है और वे मुझसे कहीं अधिक निकट हैं। क्या ऐसा होना सामान्य नहीं है? वह किस बात पर जलता है? क्या यह आवश्यक है? अगर मयूलू इतनी लंबी शादी के बाद भी यान हुईगांग को छूने नहीं देती तो यह असंभव है। क्या बड़ी बहन अभी भी कुंवारी है? बिल्कुल असंभव। बड़ी बहन भी एक महिला है, खासकर जब उसकी उम्र 28 वर्ष है। वह इसे कैसे सहन कर सकती है? मैं अपने आप से सोच रहा था, अगर यह सच होता तो यान हुईगांग का गुस्सा समझ में आता। इस स्थिति में मैं मयूलू को मालिश कर सकता हूं, इसलिए वह जलन और ईर्ष्या करता है। इस ईर्ष्या के आधार पर मेरा अनुमान है कि यान हुईगांग ने मुजिजी के साथ गठजोड़ किया है। इस समय मेरा फोन फिर से कंपन हुआ। यह मयूलू का संदेश था। मुझे थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आओ, मुझे नीचे मदद करो, मुझे सही से मालिश करो और दवा भी लगाओ। यह देखकर मैं उठा और मयूलू के कमरे में गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने मयूलू को व्हीलचेयर पर बैठे देखा, जो खाली खिड़की के बाहर देख रही थी। लो मुगी, मुझे नीचे घुमाओ। मैं थोड़ी देर हिचकिचाया। आखिरकार यान हुईगांग, दामाद, अभी नीचे था। सभी पुरुषों को सम्मान चाहिए। बड़ी बहन की मालिश करना न्यायसंगत और आवश्यक था और डॉक्टर ने कहा कि मालिश से तेजी से सुधार होगा। मयूलू काम में इतनी व्यस्त थी, उसे जल्दी ठीक होना जरूरी था। वह अभी भी इतना जिद्दी और गंभीर था। वह हमेशा मेरे खिलाफ क्यों है? क्या उसने? मुझे लगा वह मुझे मारने वाला है। मैं इतना डर गया कि लगभग पेशाब कर दिया। वह बचपन से मुझे परेशान करता रहा है। मुझे उसके बारे में दुस्वप्न भी आते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अभी भी इतना घमंडी और दबंग है। वह हमेशा ऐसा ही रहा। बचपन से वह बहुत बुरा इंसान है। वह कारण है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने मुझे ऐसा बना दिया। मयूलू ने इसे सुनकर थोड़ी भौहें चढ़ाईं। तुम क्या सोच रहे हो? इस वक्त मयूलू की आवाज थोड़ी नाराज थी। हम खुले और ईमानदार है, छुपाने की क्या जरूरत? इसके अलावा केवल मैं और पूरा परिवार मालिश करना जानते हैं। तुम्हारा पैर इस तरह घायल है, अगर मैं मालिश नहीं करूंगी तो ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। हालांकि मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर यहां मान नहीं। मयूलू ने सिर हिलाया। मैं टीवी देखना चाहता हूं और तुमसे और तुम्हारी बहनों से बात करना चाहता हूं। ये कहते हुए उसने मेरी ओर देखा। उसका स्वर थोड़ा नरम हो गया। चिंता मत करो छोटे भाई मुगा, हमारे बीच सब कुछ खुला और ईमानदार है। हम अफवाहों से नहीं डरते। अगर कोई उस दिशा में सोचता है तो वह सच में एक काला दिल है जो सब कुछ गंदा देखता है। मैं इसके अलावा मेरी बड़ी बहन का स्वभाव निश्चित रूप से पसंद करता है। एक दबंग सीईओ जो उससे बड़ा है, वह निश्चित रूप से मुझमें रुचि नहीं रखती। महिलाएं सभी मजबूत लोगों की प्रशंसा करती हैं, एक कंधा ढूंढना चाहती हैं जिस पर वे सहारा दे सकें। यद्यपि कानूनी रूप से दोनों ने अपनी शादी पंजीकृत की है, फिर भी उसके पास मेरे बारे में कोई कारण नहीं है। मैंने अपने आप से सोचा। फिर मयूलू की व्हीलचेयर को नीचे धकेला। इस समय नीचे लिविंग रूम में यान हुईगांग अकेले एक बड़े गुलाबी वुड के डेस्क के पीछे बैठ। अब जब मयूलू का पैर घायल है, कंपनी में कागजात के पहाड़ जैसी मात्रा का हिस्सा इस दामाद के कंधों पर आ गया। बेशक वह इसके बदले कीमत चुका रहा था। म्यू परिवार का दामाद होने के नाते उसके पास म्यू कॉरपोरेशन की सबसे अधिक कमाई वाली सहायक कंपनी में 10% शेयर हैं, जिसकी बाजार मूल्य $5 बिलियन तक है। एक छोटे शहर से आने वाले पूरी तरह मेहनती बाहर वह राष्ट्रपति यान है जिसे सभी सम्मान करते हैं जहां भी जाता है, असीमित सम्मान के साथ। लेकिन इस गहरे समृद्ध म्यू परिवार के महल में वह अपनी जगह अच्छी तरह जानता है। इस समय मैंने मयूलू की व्हीलचेयर को लिफ्ट से बाहर निकाला। फिर मयूलू ने कहा, आओ यहाँ मेरी बहनें, आओ यहाँ छोटे भाई मुगी मुझे मालिश करने वाला है, तुम सब उससे सीखो। फिर बाद बहनें यह सुनकर जिज्ञासु होकर इकट्ठी हो गईं। सोफे पर जगह साफ करने के बाद मैंने मयूलू की व्हीलचेयर को सोफे के पास रखा, फिर झुका, ध्यान से मयूलू के पट्टी वाले दाहिने पैर को उठाया और धीरे से उसे कॉफी टेबल पर रखा। लगभग उसी समय यान हुईगांग डेस्क के पास अपने हाथ में फाउंटेन पेन गिरा दिया। उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी नजर मेरे हाथों पर पड़ी। हालांकि मैंने उस नफरत भरी नजर को नजरअंदाज किया। मयूलू के पैर से चप्पल उतारी, फिर मुकाई से कहा, छठी बहन ध्यान से देखो, यह जेडेसी एक्यूपॉइंट है। यह रक्त संचार को बढ़ावा देता है और मेरिडियन को खोलता है, टखने की सूजन और थकान को दूर करता है।
डेस्क के पीछे यान हुईगांग की नजर और भी गाढ़ी होती जा रही थी। वह ऐसा दिखावा करता था जैसे वह नीचे देखकर दस्तावेज देख रहा हो, लेकिन उसकी आंखें बार बार सोफे की ओर चोरी छिपे झांक रही थीं। वह दृश्य उसकी आंखों में चुभ रहा था। सभी पुरुषों को चेहरे की जरूरत होती है। म्यू परिवार के दामाद के रूप में यान हुईगांग ने सचमुच खुद को तैयार कर लिया था कि मेलू का कोई प्रेमी हो सकता है जो भी शादी में पूरी पकड़ रखता है। एक कदम और पीछे यह उसके सामने हो सकता है, लेकिन सभी के सामने नहीं, ताकि सभी जान सके कि उसे अपमानित किया जा रहा है। लेकिन मेलू ने इतनी सारी बहनों के सामने मुझे उसे मालिश करने दिया। इस समय यान हुईगांग पागल होने लगा। उसे एक दयनीय व्यक्ति जैसा महसूस हुआ जो चुपचाप अंधेरे में झांक रहा है। इसके विपरीत मेरी उंगलियां अब मेलू के तलवे के साथ। मेरी ताकत बिल्कुल सही थी, जिससे मेलू को आराम महसूस होता था बिना उसे चोट पहुंचाए। इस स्थान पर उंगलियों की नोक की ताकत हड्डियों के बीच धकेलने के लिए आवश्यक थी। मुकाई ध्यान से देख रही थी और लगातार मेरी हरकतों की नकल कर रही थी। मेलू सोफे से टिकी हुई थी, अपनी आंखें बंद किए हुए टकने से महसूस होने वाली झनझनाहट ने दिन भर के तनाव को कम कर दिया। यह एहसास उसे अत्यंत आरामदायक बना रहा था। सोफे पर बाकी बहनें इस दृश्य को देखते हुए कुछ भी गलत नहीं समझ रही थीं। उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। काश हम भी मूर्गी से ऐसे देखभाल पा सके। कितना अच्छा होगा। मैं सचमुच बड़ी बहन से ईर्ष्या करता हूं। हालांकि कीमत चुकानी पड़ी। वे कभी नहीं सोचती थीं कि किसी बाहरी व्यक्ति की नजरों में यह दृश्य कितना आधे घंटे बाद मुकाई ने मेरी तकनीकें याद कर ली थीं। वह महसूस करने लगी कि उसकी कौशल निपुण हो गई है। इस समय मेलू ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, फिर मुझ पर स्नेह भरी नजर डाली। छोटे भाई मुगी, तुम्हारी मालिश की कला सचमुच दिन ब दिन बेहतर हो रही है। कृपया मुझे पहले मेरे कमरे में आराम करने के लिए वापस ले चलो। लिविंग रूम में मुकाई की नज़र। इस दृश्य ने उसे उत्तेजित कर दिया था। उसके हार्मोन रिलीज हो रहे थे। कल की जीवैगन में हुई घटना उसका मन बार बार याद कर रही थी। वह जानती थी कि वह मुझ पर निर्भर हो गए है। कल कार में जो हुआ था वह केवल शुरुआत थी, एक वार्म अप था। वास्तव में कोई खास बात नहीं थी। वह अधिक चाहती थी, एक गहरी और अलग अनुभव। मैंने मेलू को उसके कमरे तक वापस ले गया, उसे सुलझाने के। यद्यपि वह एक युवा लड़की थी जिसके पास अनुभव नहीं था, लेकिन यदि तुमने कभी सुर को दौड़ते देखा हो तो क्या तुमने नहीं देखा? क्या हो सकता है कि मेरी बहन प्यार में है? या एक डरावना विचार अचानक उसके दिमाग में चमका। इस विचार ने उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने तय किया कि उसे सच्चाई पता करनी होगी। इसके बाद फिर वह चुपके से मुकाई के कमरे में गई, उस बॉक्स को खोला जहां मुकाई ने अपने मोजे छिपाए थे। फिर बिना किसी हिचक के वह उसे अपनी नाक तक ले गई और फिर से सूंघा। गहरी सांस लेने के बाद उसने अंततः उस गंध की पुष्टि की। यह गंध मुकाई पर बिजली की तरह गिरी। वह बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकती थी कि ऐसा क्या अंतरंग संबंध होना चाहिए। इसी समय नीचे लिविंग रूम में मैं तीसरी मंजिल से अभी उतरा था। पानी की एक घूंट लेने से पहले मुकाई मेरी तरफ आई। मैंने देखा कि उसने जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो धीरे से मेरे हाथ के पीछे को छुआ। मेरा दिल एक धड़कन से रुक गया। फिर मैंने मुड़कर मुकाई को देखा। इस समय मुकाई के होठों पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखें अनखे अर्थ से भरी थीं। उसने मैं जानता था कि मुकाई मुझे ऊपर जाने को कहना चाहती थी। उसकी नजरें और हरकतें स्पष्ट रूप से यह इरादा दिखा रही थीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मेरी गला थोड़ी सूखी महसूस हुई। मुझे पता था कि यह बार थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए मैं इसके लिए उत्सुक था। इस बीच मुकरन अभी भी कमरे में थी, अपनी बहन की आवाज सुन रही थी। वह मोजों के साथ अपनी बहन का सामना करने। इस समय मुकाई खिड़की के पास खड़ी थी, मेरी तरफ पीठ करके। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह मुड़ी नहीं, केवल उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। म्यूकरम बाथरूम में अपना मुंह कसकर ढका। वह शावर कर्टेन के पीछे छुपी हुई थी। उसका पूरा शरीर सख्त था, सांस रोकने की कोशिश कर रही थी, डरती थी कि वह किसी भी आवाज को भी न करे। तुम आ गई हो? मुकाई धीरे धीरे मुड़। छोटे भाई मुगी, कल रात हमारी सैर के बाद मुझे पूरे शरीर में ऐंठन हो गई। तुम इसे कैसे पूरा करोगे? यह सुनकर मैं हंसा। बहन की, तुम क्या कह रही हो? मैं भी थका हुआ हूं। सैर के बाद मुझे ठीक होने के लिए बहुत पानी पीना पड़ा, जानती हो। म्यूगी ने आकर्षक हंसी लगाई। फिर छोटे भाई मुगी, क्या हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं? यह बातचीत बाथरूम तक पहुंच गई। मुकरेन पूरी तरह से स्तब्ध हो गई। उसके हाथ अभी भी उसके मुंह पर थे, आंखें खुली थीं। उसे लगा कि उसकी सांस रुकने वाली है। उसकी जुड़वा बहन और छोटे भाई म्यूगी, क्या उन्होंने कल रात सिर्फ सैर करने और बातें करने की बात नहीं कही थी?
वे सिर्फ सैर करना और बात करना ही नहीं थे। एक कदम आगे बढ़ना क्या मतलब है, ऐंठन क्या है, पानी पीना क्या है, ठीक होना क्या है। उसकी विश्वदृष्टि इस समय पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, इसलिए वह शरारती टिप्पणी जो उसने साहसिक समझी थी, मुकाई की आंखों में सिर्फ एक जोकर थी। मुकरेन पहले से ही प्रगतिशील महसूस कर रही थी, लेकिन मुकाई, जो बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म दिखती थी, वास्तव में वह रूढ़िवादी थी जिसने पहले ही मांस खा लिया था। मुकरेन क्रोध से पागल होने वाली थी। मुकाई ऐसी दिखती थी जैसे बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म हो, फिर भी वह पहले छोटे भाई को जीत गई। फिर मैं, एक खुशमिजाज और जीवंत व्यक्ति, क्या मैं सिर्फ एक जोकर हूँ? क्या छोटे भाई मुगी को केवल मुकाई जैसी लोग पसंद हैं, या मैं बस बहुत रूढ़िवादी हूँ? मुकरेन ने अपने छोटे मुट्ठी बांध लिए तो छोटे भाई मुगी को केवल वही पसंद है, यह राज सबसे पहले मुकाई ने खोज ली। मुकरेन चिंतित और गुस्से में थी, उसकी जुड़वा बहन खाने वाली है, जबकि मैं बाथरूम में फंसी विकृत हूँ। इसके विपरीत कमरे में मैंने मुकाई का छोटा सिर उठाया। एक कदम आगे बढ़ना क्या, इसका मतलब उस मामले का अंतिम चरण पूरा करना या आधिकारिक जोड़ी बनना है। मुकाई के होठों पर एक मीठी मुस्कान थी। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहता हूँ। यह शब्द सुनते ही मेरा शरीर अचानक जम गया। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि मुकाई ऐसा कहेगी। पति? क्या ये प्रकृति थोड़ी तेज नहीं है? मैंने मुकाई के मीठे चेहरे को देखा, उसकी आंखें इतनी गंभीर थीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही हो। मैं थोड़ा हैरान था। मैंने मयोयान को याद, आखिरकार मयोयान शादी करने वाली है, उसके अपने विचार हैं, लेकिन मुकाई इतनी सीधे और साहसी थी बहन की, जैसे मैं बोलने ही वाला था। मुकाई एक कदम आगे थी। शहजादी, उसने मुझे सीधे बुलाया, उसकी आवाज शहद जैसी थी। मेरी पुतलियां थोड़ी फैल गईं इस संबोधन से स्तब्ध। क्या यह प्रकृति थोड़ी तेज नहीं है? मुकाई को ऐसा नहीं लगा क्या पत्नी कहलाने के लिए शादी का प्रमाण पत्र? मैं तुरंत चुप हो गया, यह देखकर कि मैंने बहस नहीं की। मुकाई ने विजी मुस्कान दिखाई, उसने मेरा कॉलर हल्का खींचा। क्या तुम्हें भी मुझे अपनी प्यारी पत्नी कहना नहीं चाहिए? मेरा दिल धड़कने लगा जब मैंने मुकाई की उम्मीद भरी आंखें देखी। प्यारी पत्नी? मुकाई की आंखें तुरंत चमक उठीं, उसकी मुस्कान और भी चमकीली हो गई। फिर उसने सक्रिय रूप से पंजे से खिसककर मेरी गाल पर। मैं अभी भी मुकाई को कुछ समय देना चाहता हूं। प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियां ज्यादातर अरेंज मैरिज में होती हैं, और अरेंज मैरिज में जब तक दुल्हन के परिवार के साथ नहीं रहती या किसी निम्न स्थिति वाले से शादी नहीं करती, जैसे मयोयन, तो बेटी की कुंवारीपन को बहुत महत्व दिया जाता है। मैं भी जानता हूं कि मैं अभी छठी बहन की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने में सक्षम न। मुकाई ने मुझ पर कुछ गुस्से से देखा। मुगी, छोटे भाई, तुम सच में मजाक उड़ाने वाले हो? उसकी आवाज में शिकायत और थोड़ी नखरे वाली थी। वह मुड़ी, उसका कंधा थोड़ा कांप रहा था, जैसे एक अनदेखी बिल्ली। लेकिन 2.5 मिनट बाद जब उसने देखा कि मैं उसे सांत्वना देने नहीं आया, तो वह अंदर से और गुस्सा हो गई। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और मुंह फुला लिया। हम, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हूं? ठीक है, अगर मेरे पति मना कर दे तो फिर कल रात जो हुआ उसे दोहराते हैं। इस वक्त मुकाई की आवाज नरम हो गई। गुस्सा होना एक बात है, जिद करना दूसरी, लेकिन काम करते हुए मजे करना जरूरी है। वह मेरे पास आई और सक्रिय रूप से झुकी, मेरी बेल्ट खोलने लगी। चल। 1 घंटे बाद मुकाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एनस्विट बाथरूम की ओर ले गई। इस समय मुकरम बाथटब में छुपी हुई थी। उसने शावर कर्टेन को कसकर पकड़ा, उसका शरीर गेंद की तरह मुड़ा हुआ था। उसे लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलने वाला है। बाहर से आने वाली आवाजों ने उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह पकड़ी जाने से डरती थी, हालांकि ऐसा लग रहा था मुकाई का शरीर मेरे खिलाफ था, उसकी बाहें मेरी कमर पर थीं। मैंने अपना सिर हल्का झुकाया और बिना किसी नापसंदगी के उसके होठों को चूमा। 2 मिनट 30 सेकंड तक चूमने के बाद मैंने उसे धीरे से दूर किया। हमें नीचे जाना है, डिनर का समय हो गया है, पहले सो जाओ। मुकाई ने मेरी दूर होती पीठ को देखा, फिर वह शीशे की ओर गई। शीशे में अपनी लालसर छवि को देखा, उसने अपने होंठ चाट लिए। फिर मुंह नहीं धोना चाहती थी। उसने हल्का मेकअप फिर से लगाया और खुशी खुशी नीचे चली गई। बाथरूम में मुकरन ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और राहत की सांस ली। शुक्र है मुझे पकड़ नहीं लिया गया। उसके पैर सुन्न थे। सावधानी से शावर कर कमरे से बाहर निकलकर वह चोर की तरह अपनी ही कमरे में वापस गई। वह बिस्तर पर गिर गई। वे अंतरंग क्रियाएं, ये सब उसे चौंका गई थी। उसके भाव लंबे समय तक उथल पुथल में थे। वह तीव्र ईर्ष्या महसूस कर रही थी। क्यों मैं नहीं? मुगा, छोटे भाई और मैं स्पष्ट रूप से इतने करीब थे। वह इस हद तक कैसे पहुंच सकती थी? इसके विपरीत
जब मैं अपने कमरे में वापस आया, मुगी छोटे भाई, उसे बुलाओ। मैं मुकरन के दरवाजे पर गया और खटखटाया। सातवीं बहन, खाने का समय हो गया है। कमरे से उदास जवाब आया। दरवाजा जल्दी खोला गया। मुकरन दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा जटिल था, जिसमें अनिश्चित तिरस्कार की झलक थी। उसकी आंखें सीधे मेरी ओर थी, लेकिन वह अभी खुलासा नहीं करने वाली थी। मुकाई और मेरे अच्छे काम को उजागर कर, मुंह अच्छे छोटे भाई, तुम अभी कहाँ गए थे? तुम्हें देखकर तुम काफी कमजोर लग रहे हो। मेरा दिल एक धड़कन से रुक गया। मैंने शांत अभिव्यक्ति बनाए रखने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रहा था। मुकरन ने अपने शब्द निकाले, जैसे हंस रही हो या नहीं। वह जांचती नजरें मुझे असहज महसूस करा रही थीं और मेरी पीठ थोड़ी मुझे क्यों लगा कि सातवीं बहन की नजर थोड़ी अजीब थी। वह कुछ जानती थी, लेकिन मैंने इतनी सावधानी बरती थी। मुझे कैसे पकड़ा गया? सातवीं बहन के पास एक्सरे विजन नहीं है। म्यूकरन ने मेरा आकलन किया, अंदर से गन्ना करते हुए। मुझे अगली बार वापसी करनी होगी क्या? मुझे इस कमजोरी का इस्तेमाल करके म्यूगी छोटे भाई को झुकाना चाहिए, या मुझे नरम तरीका अपनाना चाहिए? वह मेरा पीछा कर रही थी। उसके मन में अनगिनत विचार थे। नीचे जाने के बाद मैं मुकाई और मुकरन के बीच बैठा, लेकिन बैठते ही मुझे लगा कि मेरी पैंट की टांग को कुछ धीरे से छुआ गया। मैंने नीचे देखा, यह मुकाई का पैर था। बेचैन, हल्की थपकी दे रहा था, इसलिए मैंने मुकाई को देखने के लिए सिर मोड़ा। इस समय वह शालीनता से उसकी शालीनता वास्तव में उल्लेखनीय हो रही थी। दिन में इतनी बहनों के सामने वह इतने साहसी तरीके से खेल रही थी, लेकिन मेरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति भी जाग गई। मैं पुरुष हूं, मैं उससे ज्यादा डरपोक कैसे हो सकता हूं? मेरा दाहिना हाथ चॉपस्टिक्स पकड़े हुए था, मेरी मुद्रा बनाए रख रहा था, लेकिन मेरा बायां हाथ चुपके से मेज के नीचे गया, मुकाई के पैर को धीरे से। मुकाई का शरीर थोड़ा सख्त हो गया। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिया और उसका दाहिना हाथ भी मेज के नीचे गया। उसने मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। फिर हम बहुत करीब बैठे। चौड़ा मेज, कपड़ा नीचे की सारी चीजें छिपा रहा था। मेज की सतह से मेरा दाहिना हाथ खा रहा था और मुकाई के दोनों हाथ मेज पर थे। उसका दाहिना हाथ पहले ही चॉपस्टिक्स उठा चुका था ताकि कोई कुछ भी। बहनें कभी कभी कहानी के कुछ संवादों पर चर्चा करती थीं या अपने दिन की दिलचस्प घटनाओं को साझा करती थीं। पुरुष नायक कितना घटिया है, दो रिश्ते एक साथ संभाल रहा है। वह पुरुष सहायक पात्र से भी वफादार नहीं है। आठवीं बहन, कल मेरे साथ खरीदारी चलो। तरह तरह की आवाजें मिलीजुली थीं। किसी ने किसी पर विशेष ध्यान नहीं दिया। एक अपवाद था, मुकरन, उसकी न। आखिरकार हम बहुत सामान्य अभिनय कर रहे थे, लेकिन तभी मुकाई का हाथ अचानक कांप गया और उसके हाथ में चॉपस्टिक्स जमीन पर गिर गया। डाइनिंग रूम तुरंत शांत हो गया। सभी ने एक साथ उसकी ओर देखा। मुकाई के गाल लाल हो गए। उसने एक शर्मिंदा मुस्कान दी। माफ करना, मैं फिल्म में बहुत खो गई थी। यह पुरुष नायक बहुत घटिया है, बहुत बुरा, यह गुस्सा दिलाने वाला है। किसी ने ज्यादा केवल मुकरन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे कुछ पता था, ये दोनों वाकई साहसी हैं। वे खाते हुए हाथ पकड़ने की हिम्मत कर रहे थे। इसके बाद मुकरन ने मुझसे कहा, थोड़ा तंज के साथ, मुगा छोटे भाई, खाना खाते हुए अपना दाहिना हाथ अपने कटोरे पर रखो। मैं एक पल के लिए ठहरा और तुरंत प्रतिक्रिया दी, हाँ। डिनर के बाद मुकरन सोफे पर बैठी और मुकाई उसके बगल में थी। उनकी लंबी टांगें साथ साथ रखी थी। मुकरन ने अपने छोटे पैरों को देखा, फिर उसके बगल में मुकाई के नाजुक पैरों को देखा। यह अजीब था, हम सिर से पैर तक बिल्कुल समान हैं। हर जगह तो क्यों? म्यूगी छोटे भाई को पहले उसने लुभाया। उदाहरण के लिए, ये पैर बिल्कुल एक जैसे हैं। सोचते हुए एक अचानक विचार, हाँ हम समान हैं, तो अगर के आई म्यूगी छोटे भाई को जीत सकती है, तो अगर मैं उसकी नकल करूं? यह सोचकर मुकरन ने सोचा जैसे उसे सोना मिल गया हो। एक साहसिक योजना जम्मी। फिर मुकरन की नजरें अपनी बहन और खुद के बीच झांकने लगीं और उसने सोचा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भेष है जो जुड़वा बहनों से अधिक परफेक्ट हो? एक बार चीजें सुलझ जाएंगी, म्यूगी छोटे भाई का। फिर उसने अपने मन में योजना की रूपरेखा बनानी शुरू की। अपनी बहन की आवाज और व्यवहार की नकल करने से लेकर कैसे पकड़ा न जाए तक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने भीतर खून को उबलते हुए महसूस कर रही थी। यह उत्साह, यह जोखिम उसे अत्यंत रोमांचित करता था। इसी बीच काले मर्सिडीज का कमर्शियल वाहन म्यू परिवार के हवेली की ओर तेजी से दौड़ रहा था। पीछे, भाईगी, तुम अभी भी सबसे सक्षम हो। एक फोन कॉल में हम बाहर निकल गए। लाल बाल वाला एक चापलूस दिखा रहा था। म्यूगे के गर्व से हंसा और धुआं छोड़ा। यह क्या बड़ी बात है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जियांग शहर में कुछ भी नहीं है, लेकिन म्यू परिवार
इसे नहीं कर सकता। मेरी सारी बड़ी बहनें मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे माता पिता मुझे खजाने की तरह मानते हैं। सही है, क्या तुम लोगों ने कहा था कि वह लड़की बहुत सुंदर थी? जैसे ही येलो हेयर ने यह सुना, उसकी आंखें चमक उठीं, उसने जल्दी से सिर हिलाया। वह केवल सुंदर ही नहीं है भाईगी, उसका शरीर, उसका चेहरा सचमुच परी जैसा है। म्यू गीगी की आंखों में कामुक चमक आई। बस इंतजार करो, जल्द ही एक दिन आएगा, मैं जरूर उसका निपटारा करूंगा। लू माओ उसके बगल में खड़ा था। उस अंदर कार में असहनीय अश्लील हंसी गूंजने लगी। बहुत जल्दी कार म्यू परिवार के हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने रुकी। म्यू गीगी ने ड्राइवर को कहा कि उन 3 घटिया कुत्तों को उनके पिंजरे में वापस ले जाएं। फिर उसने अपनी कॉलर ठीक की, घमंड से महल में घुसा। भव्य विला, शक्ति और धन का प्रतीक। म्यू गीगी ने सिगरेट मुंह में लगाए हुए शराब और सिगरेट की बदबू से बदबूते उसने अभी कुछ भाइयों को पुलिस स्टेशन से उठाया था और फिर उन्हें केडीवी में फुट मसाज के लिए ले गया था। वे अब तक पार्टी कर रहे थे। उसे लगा जैसे उसका शरीर पूरी तरह से थक गया है। बहुत कमजोर लिविंग रूम का जीवंत और खुशहाल माहौल। जैसे ही वह दरवाजा पार किया, माहौल तुरंत ठंडा हो गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे महसूस नहीं हुआ। अकेले सोफे की तरफ चला। म्यू जीजी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। अपनी बड़ी बहन की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर वह आज्ञाकारी होकर सिगरेट को राखदान में बुझा दिया। उसके बगल की सीट मूल रूप से 8वीं बहन मुक्सिन और चौथी बहन मयोयान की थी, लेकिन जैसे ही वह बैठा, मुक्सिन ने घृणा से सांस रोकी और चुपचाप थोड़ा हटी। मयोयान को भी खींचा। वे दोनों बस उससे 3 मीटर दूर रहना चाहते थे। यह व्यक्ति सच में घृणास्पद है। मुजीजी ने भी ध्यान नहीं दिया, बस अपनी जेब से सुपारी का पैकेट निकाला, एक टुकड़ा फाड़ा और मुंह में रख दिया। जोर से चबाने लगा। वह रूप मुंह में चबाने की आवाज के साथ बहनों को असमंजस में छोड़ दिया। केवल मयोयान को पहले खड़ा होते देखा। मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं पहले ऊपर जाऊंगा, मुक्सिन ने भी जल्दी कहा। मैं भी अपने कमरे में वापस जा रही हूं। वे म्यू गीगी के साथ एक ही जगह बिताना नहीं चाहते थे, लेकिन बाव कुक ने उन्हें वापस खींच लिया। मत जाओ, दोजीजी अभी अभी वापस आया है, तुम उसकी बहनें हो, उसके साथ बैठो और बात करो। चलो कुछ समय साथ बिताते हैं, माँ ने कहा है। बहनें अनिच्छा से वापस। जैसे ही मैं अपने कमरे में लौटा, दरवाजा बंद करने से पहले एक आकृति अंदर घुस गई। वह मुकरन थी। मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। वह फुलाए हुए चप्पल पहने थी। इस गर्मी में भी उसे गर्मी नहीं लग रही थी। मुकरन सच में बहुत चालाक है। अगर मैंने उसे नेल पॉलिश हटाते देखा होता तो मैं निश्चित रूप से शक करता। तो इस दौरान वह हमेशा इस तरह की चप्पल पहनने की योजना मेरे कमरे में भ्रमण कर रही थी, चारों ओर देख रही थी, चीजों को छू रही थी, जैसे कि वह यहाँ मालिक हो। उसके हाथ में खीरा था जिसे वह क्रंच कर रही थी। मैंने उसे देखा, मुझे यह थोड़ा मजेदार लगा। 7वीं बहन ने मुझे अपनी मौजूदगी दी है, तुम्हारे कोई आदेश हैं? मुकरेन कमरे में घूमी और अंततः मेरे सामने रुक गई। फिर उसने मेरे सामने आधा खाया हुआ खीर। आज तुम मुझे अपना कूड़ेदान क्यों बना रही हो? क्या तुम मुझे इतना परेशान करती हो कि जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो? तुम ज्यादा सोच रही हो भाई, मुझे मुकरन ने तर्क दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। जब मेरे पास कुछ स्वादिष्ट होता है तो मैं तुम्हें याद करती हूं। मैंने अपने हाथ में खीरे को देखा, लेकिन उस पर उसके थूक के निशान थे। और ये वहां कितनी देर से पड़ा हुए? उसने अपने हाथ कमर पर रखे, गाल फुलाए और मुझे गुस्से से घूरा। मैं उसके व्यवहार से मनोरंजित था। फिर मैंने खीरे को उठाया और आज्ञाकारी होकर एक बड़ा काटा। मुझे कहना होगा, इस खीरे पर वास्तव में 7वीं बहन का स्वाद था, मीठा और अच्छा। मुझे खीरे के बाकी हिस्से को कुछ ही कांटों में खत्म करते देख म्यूकरन संतुष्ट होकर सिर हिलाया। तभी भाई मुगे, तुमने कब शेव करवाई? उसकी उंगली ने मेरी ठोड़ी को छुआ। उसके पंजे उस दाढ़ी को महसूस कर रहे थे जो अभी बढ़ रही थी, जो उसे थोड़ा चुभ रही थी। मुझे उसके स्पर्श से गुदगुदी हुई। शायद कुछ दिन हुए नहीं, ये बहुत लापरवाह है। वह तुम्हारे लिए शेव कर देगी, उसने यह कहा और मेरे रेजर लेने के लिए मेरे बाथरूम में भाग गई। 2.5 मिनट बाद मैंने अपनी चिकनी मुकरन ने ताली बजाई, फिर रेजर को काजूली उठाया और जाने लगी, क्योंकि वह लगभग भूल ही गई थी कि अपने और अपनी बहन के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या था, और वह अंतर उसे 1 सेकंड में उजागर कर सकता था। मुकरन अपने कमरे में जाकर तैयार हुई। धुंधले भाप में उसने अपने गुलाबी गालों को शीशे में देखा और अनियंत्रित हंसी हंस दी। उसने फैसला कर लिया था, वह कल होगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। 11 बजे के बाद इस समय चौथी बहन मयोयान बिस्तर पर लेटी थी। वह करवटें बदलती रही। उसके मन में मेरा चित्र था। अंत में वह खुद को रोक नहीं सकी और मुझे कॉल किया, भाई मुगे, क्या तुम मेरे कमरे में चुपके से आ सकते हो? मैं एक पल के लिए चुप रहा। मुझे पता था कि चौथी बहन क्या चाहती है। फिर मैंने धीरे से कहा, बहन,
यह बहुत। मयूयान स्वाभाविक रूप से मेरी बात समझ गई। वह जानती थी कि उसकी बहनें अभी तक कुछ नहीं कर पाईं क्योंकि उनके नैतिक मानक काफी ऊंचे थे। वे इस नाजुक 18 साल के लड़के को खाने के लिए तैयार नहीं थीं। एक बार जब वे मुझे खा लेंगी तो यह खिड़की टूटने का प्रभाव पैदा करेगा और वे अब कोई झिझक नहीं रखेंगी। वे शेरनी की तरह हमला करेंगी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से चौथी बहन, जरूरत नहीं, मैं अब ठीक हूं। मयूयान थोड़ा निराश थी लेकिन उसने जोर नहीं दिया। फिर उसने मुझे कुछ और चटपटी बातें कही। भाई मुगे, तुम अच्छे रहो, अन्य बहनों के बारे में मत सोचो। चौथी बहन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। शुभ रात्रि, सुनिश्चित करो कि मैं तुम्हारे सपनों में हूं। फोन काटते ही मयूयान ने अपना फोन फेंक दिया। अंदर से खाली महसूस किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, फोन बजा। यह उसका मंगेतर जियाजाई था। मयूयान ने भौहें तानी। उसकी दिल में गुस्सा उठ रहा था लेकिन उसने फिर भी फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ जियाजाई की आवाज बहुत जरूरी लग रही थी, थोड़ी विनती के साथ। युआन, युआन, क्या तुम घर पर हो? मैं हूं। मैं वह चेस्टिटी लॉक खोलना चाहता हूं। गलत मत समझो, मैं शादी से पहले तुमसे कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस इसे खोलना चाहता हूं। मैं खुद करूंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चेस्टिटी लॉक जियाजाई के माता पिता द्वारा म्यू परिवार को उनकी निष्ठा दिखाने के लिए दिया गया था और खास तौर पर उस पर लगाया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वह शादी से वह चीज मयूयान के पास मौजूद विशेष चाबी से खोली जा सकती थी। बिना चाबी के जियाजाई के पास खुद का ख्याल रखने का अधिकार भी नहीं था। मयूयान ने यह सुना और उसे यह बड़ी बात नहीं लगी। ठीक है, मैं सोने जा रही हूं, नीचे आओ और इसे खुद ले जाओ। मैं नौकरानी को कहूंगी कि वह चाबी तुम्हें नीचे लेकर आए। दूसरी तरफ जियाजाई बहुत खुश था। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, तुम्हारे आने में अधिक समय नहीं लगेगा। फोन काटने के बाद जियाजाई ने अपनी पोर्श ड्राइव की एक्सेलरेटर दबाते हुए म्यू परिवार के हवेली की ओर बढ़ा। उसने कई दिनों से वह चीज नहीं खोली थी। पहले वह और उसके दोस्त उपनगरों में ड्रैग रेस के लिए गए थे और उसके सभी दोस्तों के पास युवा मॉडल थे। धोखा न दे पाना अंतिम सीमा थी। अपने दोस्तों को जंगल में युवा मॉडलों के साथ गले लगाते देखकर वह सच में अब और नहीं सह सका। वह तीव्र इच्छा उसके भीतर उभरी और वह कुछ भी नहीं कर सका। कोई भी आदमी उस दर्द को समझेगा, इसलिए अब वह अपनी बाधाओं से मुक्त होना चाहता था। 10 मिनट बाद पोर्श म्यू परिवार के हवेली के मुख्य द्वार के सामने रुकी। जियाजाई ने मयूयान को संदेश भेजा। मैं आ गया हूं। मयूयान ने संदेश प्राप्त किया और नौकरानी को नीचे बुलाने वाली थी लेकिन उसका काम अचानक रुक गया क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उसने जियाजाई की चाबी मुझे दे दी थी। मयूयान के पास और कोई उपाय नहीं था सिवाय मुझे वापस बुलाने के। भाई मुगी, क्या जियाजाई की चाबी तुम्हारे पास है? वह अब मेरे घर के द्वार पर है और ये चाबी मांग रहा है। जल्दी से मुझे दे दो, मैं नौकरानी को नीचे लाऊंगी। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, खिड़की तक गया, पर्दा थोड़ा खोला और बाहर देखा। सचमुच हवेली के द्वार के सामने एक चमकदार पोर्श खड़ी थी, एक आदमी। मैंने सोचा कई दिनों से यह बच्चा जियाजाई सच में संयमित रहा है। फिर मैंने दराज खोला और चाबी उठाई लेकिन जैसे ही मैंने चाबी पकड़ी एक शरारती विचार मेरे दिमाग में आया और मैं मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। चौथी बहन, क्या हम उसे नहीं दें? दूसरी तरफ मयूयान तुरंत चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने हंसी निकाली और उस हंसी में समझ और एक झलक थी। भाई मुगे, तुम सच में शैतानी हो। दूसरों की पत्नियों के साथ सोना बंद करो, उन्हें खुद को संभालने का मौका भी मत दो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर विशेष स्वामित्व है? क्या तुम अन्य पुरुषों को, भले ही केवल उनके मन में तुम्हारी आकर्षक छवि की एक झलक भी देखने की अनुमति नहीं देते? मैंने फोन पर बड़ी बहन की हंसी के साथ छेड़खानी सुनी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मेरी और पुरुष के तुम्हें अपने मन में कल्पना करने का विचार मुझे पागल कर देता है। मुझे खास तौर पर वह नाम जियाजाई नापसंद है। दूसरी तरफ मयूयान ने मुझे सुना, इसलिए स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जो जल्द ही उसका पति बनने वाला था और कोई असंतोष महसूस किए बिना ऐसा लगा जैसे उसके दिल में अनगिनत आतिशबाजी फूट रही हों, इतनी चमकीली कि वह स्वामित्व यह साबित करता है कि मेरा छोटा भाई मुगी मुझसे प्यार करता है। यह उसे किसी भी मीठे शब्द से ज्यादा हिला देता है। ठीक है, तो मैं उसे नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मयूयान की आवाज प्यार और लाड से भरी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई भी मांग कितनी भी अनुचित क्यों न हो वह सहमत हो जाएगी। मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान गहरी हुई। मुझे यह एहसास पसंद। मैं विशेष रूप से चाहता था कि जियाजाई म्यू परिवार का भावी दामाद
देखते हुए लेकिन पाने में असमर्थ होने का दर्द और अपमान महसूस करे, यह नियंत्रण का उत्तम स्तर था जिसने मेरे रक्त को उबलने पर मजबूर किया। इसने मेरी रुचि भी अचानक जगा दी। तो बड़ी बहन, तुम उसे क्या कहोगी? बस कोई कारण बना देना। मयुयान की आवाज खुश हो गई। पहले मेरे कमरे में आओ ताकि तुम। ठीक है, मैंने फोन काट दिया, सुंदर चाबी को वापस दराज में फेंक दिया, कमरे से बाहर निकला और मयुयान के दरवाजे पर गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। मयुयान कमरे में इधर-उधर चल रही थी। चमकदार फर्श ने उसकी आकर्षक आकृति को प्रतिबिंबित किया। उसकी टाइट नाइट गाउन ने उसके रसदार पीठ को छुपाया था। उसके दो चोटियां भी छिपी हुई थीं, एक हाथ ठोड़ी पर। समय जियाजाई म्यू विला के मुख्य द्वार के बाहर इंचार्ज से पागल था। वह पोर्श के पास लगातार इधर-उधर चल रहा था, समय देखने के लिए कभी-कभी फोन निकालता था। क्यों वह अभी तक बाहर नहीं आई? मैं इंचार्ज से मर रहा हूं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गर्म तवे पर चींटी हो। हर सेकंड कष्ट था। वास्तव में वह पहले से अपने एप्पल वॉच पर चेहरे की पहचान से माता पिता से। मयुयान के कमरे में उसकी आंखें अचानक चमकी, जैसे उसने अंततः कोई शानदार विचार सोचा हो। फिर उसने फोन उठाया और जियाजाई को कॉल किया, फिर गला साफ किया अत्यंत शांत स्वर में, यहां तक कि गंभीरता की झलक के साथ। उसने कहा, जियाजाई, मैंने सोचा है, मैंने फैसला किया है कि मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। दूसरी तरफ जियाजाई स्तब्ध था। उसने सोचा कि उसने गलत सुना। क्यों? जियाजाई झूशी ने हमें सिखाया कि स्वर्गीय सिद्धांतों को खत्म करो और मानवीय इच्छाओं को नष्ट करो। एक सच्चा सफल व्यक्ति वह है जो अपनी आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। हमारा जीवन उच्च भावनाओं से भरा होना चाहिए, न कि सांसारिक इच्छाओं में डूबा होना। मैं हमेशा शुद्ध प्रेम का अभ्यास करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ इस उच्च स्तर तक पहुंचो। मैं आशा करता हूं। जाई ने मयुयान की बातें सुनी, फोन पर पूरी तरह से चकित। वह स्तब्ध था। पहले उसने इसे हास्यास्पद पाया, लेकिन जैसे जैसे उसने सुना वह इसे बहुत तर्कसंगत पाया। उसकी भावी पत्नी इतनी उच्च विचारों वाली और शुद्ध आत्मा वाली थी। उसके दिल की गहराई से एक भावना और प्रशंसा उठी। उसे लगा कि वह सच में बेहद भाग्यशाली है कि वह ऐसी आकाशी आत्मा से शादी कर सकता है। साथ युयान की तुलना में मैं सच में एक असहनीय अश्लील व्यक्ति हूं। युयान, धन्यवाद। जियाजाई की आवाज पहले से थोड़ी घुटी हुई थी। कृतज्ञता से भरी, धन्यवाद तुम्हारे उपदेशों के लिए। मैं अब समझ गया हूं क्योंकि मैं बहुत सती था। कोई बात नहीं जाई जाई। मयुयान की आवाज नरम और प्रोत्साहित करने वाली थी। चलो मिलकर प्रयास करें। ठीक है, तुम प्रयास करो। जियाजाई एक भक्त की तरह था जिसे दिव्य प्रकाश मिला हो। अत्यंत उत्साहित, उसकी देवी उसके साथ खुद को बेहतर बनाने को तैयार थी। यह क्या सम्मान था, लेकिन शायद उसे समायोजित होने के लिए कुछ समय देना चाहिए। मयुयान ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम प्रयास करो, शायद तुम्हें यह एहसास पसंद आएगा। अलविदा, शुभ रात्रि। फोन काटते ही जियाजाई को ऐसा लगा जैसे वह ऊपर उठ गया हो। उसे लगा कि उसके जीवन का क्षेत्र अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। उसकी मंगेतर उसके साथ इतनी गहराई से जुड़ने को तैयार थी, स्वर्गीय सिद्धांतों को खत्म करने और मानवीय इच्छाओं को नष्ट करने को। हाँ, क्यों मुझे पहले ये ज्ञान नहीं मिला? वह उत्साहित होकर कार में बैठा, मयुयान के शब्द दोहराते हुए। फिर केवल ऐसा व्यक्ति बनने से ही वह मयुयान की देवी के पति बनने के योग्य होगा। वह शुद्ध प्रेम का अभ्यास करती है और इसके अलावा मयुयान के प्रेम संबंधों की कोई अफवाह नहीं थी। क्या इसका मतलब है कि मयुयान अभी भी एक शुद्ध और नाजुक कन्या है? जियाजाई इतना उत्साहित था कि पागल हो रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उनकी सगाई से पहले उसके कई रिश्ते थे, लेकिन केवल उच्च शाखा पर फूल प्राप्त करके, जैसे मयुयान, उसे सबसे बड़ी उपलब्धि का एहसास होगा। इसलिए वह मयुयान के साथ शादी की रात का और इंतजार कर रहा था। वह रात निश्चित रूप से जंगली होगी। उसकी वर्तमान संयम सभी उस रात के परफेक्ट रिलीज के लिए था। उसकी देवी ने अपनी कुंवारीपन उसके लिए रखी थी। वह उसे निराश नहीं कर सकता था। इसी समय कमरे में मयुयान फोन काटने के बाद जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से कि वह झुक गई। आंसू उसके आंखों में थे। वह और मैं, जो उसके बगल में खड़ा था, एक दूसरे की ओर देखते थे। हमारे चेहरे हंसी रोकने के कारण लाल हो गए थे। हमने दोनों एक दूसरे की आंखों में तीव्र मनोरंजन देखा। तुम सच में बकवास करना जानती हो। मैं उसके पास गया और उसके नाजुक नाक को खेलते हुए चुटकी ली। स्वर्गीय सिद्धांतों को खत्म करो, मानवीय इच्छाओं को नष्ट करो। तुम खुद क्यों नहीं खत्म करती? मयुयान ने मेरी गर्दन को गले में लपेटा, मुझ पर लटकी। उसकी आंखें मुझे मोहक रूप से देख रही थीं। जो भी खत्म करना चाहता है वह खत्म कर सकता है। खैर, मैं कर सकता हूं। कहते हुए उसने अपना सिर थोड़ा उठाया
और मेरे होंठों को चूमा बिना हिचकिचाए। मैंने उसे कसकर गले लगाया, जोर से चूमकर, और एक जोरदार थप्पड़ के साथ। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि ये तेज आवाज जियाजाई के कानों तक पहुंचे। बड़ी बहन, तुम्हारा मंगेतर अब शायद जोशी की शिक्षाएं पढ़ रहा होगा। मैं फिर से उसे धोखा दे रहा हूं। अगर वह जानता तो वह गुस्से से मर। मैं मुस्कुराया और कहा, बड़ी बहन, क्या मैं बड़ा बच्चा बन सकता हूं? मयान को कोई आपत्ति नहीं थी। वह थोड़ी उत्सुक भी लग रही थी। बिल्कुल बन सकते हो। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठा। जैसे ही मैं नीचे आया, कई बहनें पहले से ही डाइनिंग रूम में नाश्ता तैयार कर रही थी। हमेशा की तरह मैं फ्रिज की ओर गया, नाश्ते से पहले दूध का गिलास लेने की योजना बनाई। और सुबह सुबह मुझ माँ, तुम्हें पता नहीं मेरा तीनों दोस्त कितना दुखी है। उन्हें सड़क पर बिना कारण हमला किया गया। वे बुरी तरह पीटे गए। क्या दिन में कानून है? हमलावर ठीक थे, लेकिन मेरे दोस्त जेल में हैं। क्या इसे न्याय कहते हैं? बावजूद अपने प्यारे बेटे के अन्याय में होने की बात सुनकर वह भी गुस्से में आ गई। उसने मामले की सच्चाई पर विचार नहीं किया और तुरंत उस पर विश्वास किया। मुझजी का चेहरा सुनकर चमक उठा। धन्यवाद मामा, तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वह बावजू की बांध से चिपक गया जैसे एक नन्हा बच्चा। बावजू का फोन कॉल पहले ही किया जा चुका था। कॉल जल्दी से रिसीव हुआ और ठंडी निर्णायक महिला की आवाज आई, माँ क्या हुआ? बावजू ने फोन में बात की। उसकी आवाज दुख और गुस्से से भरी थी। तांगचुन, तुम्हें मेरी मदद करनी है, और यह तुम्हारे भाई के लिए भी है। मुझजी ने यह सुनकर खुशी मनाई। बावजू ने तांगचुन को कॉल किया। क्या यह योजना तब भी फेल हो सकती है जब जैविक माँ अपनी बेटी से अपने विरोधी की जांच करवाए? इस समय बावजू ने कहा, छोटे जीजी के दोस्तों पर कल नानजियांग जिले के पास हमला हुआ था। मुझे याद है कि नानजियांग जिले के जिला प्रमुख तुम्हारे दिन में साफ आसमान के नीचे। यह सच में कानूनहीन है। तुम्हें पूरी तरह जांच करनी होगी और उस अपराधी को मुझे देना होगा ताकि तुम्हारे भाई के दोस्तों को स्पष्टीकरण मिल सके। तांगचुन ने दूसरी तरफ कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। ठीक है, मैं समझ गई माँ, तुम तुरंत जांच के लिए किसी को भेजोगी? फोन काटने के बाद बावजू ने मुझजी को ताली बजाई। चिंता मत करो, तुम्हारी तीसरी बहन। मुझजी बहुत खुश था। उसने अपनी जीभ चाटी और मुस्कुराया। उसने हुआंग माओ और अन्य लोगों को उस महिला का वर्णन करते हुए कल्पना की। इतने वर्षों में उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक फोन कॉल में उसके पास 3 या 4 युवा लड़कियां आसानी से बुलाने को थीं। और अब एक आवारा कुत्ता किलाम में बदल गया था। उसे कई ऐसी महिलाएं मिली जो चीनेक्षर उसे गले लगाती है। जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो वह पछताएगी। देखो तब तुम कैसे टप बनोगे। है मैं सच में इसका इंतजार कर रहा हूं। है जब मैं वहां नहीं था तो तुम मेरे बारे में जो कहा, मैं तुम्हें एक एक करके भुगतान कराऊंगा। कमीना, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। तुम कुतिया, तुम सच में खुद को कुछ समझती हो, है ना? मैं तुम्हें चीर दूंगा। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें भुगताने वाला हूं? तुम मर जाओगी, तुम्हें जन्म लेने पर पछताना पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं पाओगी। मैं तुम्हें भुगताने वाला हूं। तुम मर जाओगी, तुम्हें जन्म लेने पर पछताना पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं पाओगी। मैं तुम्हें भुगताने वाला हूं। तुम मर जाओगी। चलो देखते हैं मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटता हूं। नाश्ते के बाद मैलू अभी भी थोड़ी थकी हुई दिख रही थी। पहले लिविंग रूम सोफा क्षेत्र का माहौल पूरी तरह अलग था। मैं नरम सोफा में गहरा डूब गया। मेरी बाईन और मयोयान थी और दाईन और मुकरेन मुक्सिन सामने के एकल सोफे पर आज्ञाकारी बैठी थी। छोटे छोटे घूंट लेकर दूध पी रही थी। मैं कॉफी का कप पकड़े था। हवा इसकी समृद्ध खुशबू से भरी थी। विशाल फर्श से सूरज की रोशनी आ रही थी, जिससे सब कुछ सुखद लग रहा था। म्यू गीगी ने यहाँ इतनी आराम से बैठा है, बहनों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस बीच वह असली युवा स्वामी एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जा रहा था। फिर उसने अपना फोन निकाला और संदेश भेजा। फिर मुझजी बावजू के पास गया। चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, मेरे दोस्त आना चाहते हैं और समय बिताना चाहते हैं। क्या वे आ सकते हैं? जैसे ही बावजू ने यह सुना, वह तुरंत सिर हिलाकर ठीक है। थोड़ी देर बाद विला का दरवाजा घंटी बजी। मुझजी ने मेजबान की तरह खुद जाकर उनका स्वागत किया। बाहर लाल बाल, सुनहरे बाल और नीले बाल वाले थे। तीनों पुरुष महल जैसी विशाल विला को देखते हुए मुंह खुला छोड़ दिए, जैसे कोई अंडा फिट हो। कमीना, जीजी, क्या यह तुम्हारा घर है? यह कितना शानदार है। वे मुझजी के पीछे अंदर गए। उनकी आंखें सब कुछ स्कैन कर रही थीं। केवल गैराज में लग्जरी कारों की कतार ही उन्हें हक्का बक्का कर गई। प्रत्येक कार उनके पूरे जीवन की कोशिश के लायक थी। मुझजी उनकी प्रशंसा में डूबा था। गर्व से बोल रहा था, यह कुछ भी नहीं है, यह सब मेरा होगा बाद में। जीजी, तुम ताकतवर हो। जीजी, तुम प्रभावशाली हो। उसके पीछे 3 अनुयायी लगातार उसकी प्रशंसा। माँ, तुम उन्हें होंग, हुआंग और लू कह सकती हो। मैं इन्हें आमतौर पर इसी तरह बुलाता हूं। वे मेरे कसम के भाई हैं।
बावजू की मुस्कान ठंडी हो गई जब उसने तीनों को देखा। क्या ये मुगी की दोस्त हैं? उसने देखा कि तीनों रंगीन तंग पैंट, स्लिप-ऑन जूते और विभिन्न रंगों में रंगे बाल पहने थे। उनके साथ सिगरेट की धुआं और सस्ती परफ्यूम की गंध भी थी। बावजू अंदर से घृणा महसूस कर रही। स्वागत है, कृपया बैठो। तीनों पुरुष औपचारिकता नहीं दिखा रहे थे। बैठते ही वे फल उठाकर खाने लगे। उनकी आंखें लिविंग रूम में इधर-उधर देख रही थीं। फिर उनकी नजर सोफे क्षेत्र पर स्थिर हो गई। सोफे पर कई सुंदर महिलाएं थीं। मयोयान शाही और सुरुचिपूर्ण थी। मुकरेन शरारती और चालाक थी। मुकिशिन शुद्ध और प्यारी थी। उनमें से प्रत्येक इतनी सुंदर थी कि वे देखने से खुद को रोक नहीं सकते थे। तीनों गूंडों की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने इससे पहले इतनी सुंदर महिलाएं नहीं देखी थीं। हर एक भारी सांस लेने लगा। उनकी नजरें बेझिझक लालच और लालसा से भरी थीं। वह ऐसा नजर था जैसे वे लोगों को नंगा करके निगल जाना चाहते हों, पूरी तरह से अश्लील। मुजिजी ने उनके बेकार व्यवहार को देखा। उसने सुनहरे बाल वाले को कोहनी मारी और कम घमंडी आवाज में पूछा, तुम क्या सोचते हो, क्या वे सुंदर नहीं हैं? ये शीर्ष स्तरीय सुंदरता है। हम पहले जिन लड़कियों से मिले उनकी तुलना में वे 10,000 गुना बेहतर हैं, है ना? ये उच्च कुलीन परिवारों के फूल हैं। सुनहरे बाल ने जोर से सिर हिलाया, लगभग लार टपकाते हुए। जीजी हैं क्या? क्या हमें मौका मिलेगा? मुजिजी ने घूरा, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम मेरा देवर बनना चाहते हो? क्या तुम विद्रोह की योजना बना रहे हो? तीनों गुंडे जल्दी से अजीब तरह से हंसे मजाक कर रहे थे। गीगी म्यू गीगी भी हंसा। उसकी मुस्कान में थोड़ा दुष्टता थी। यह असंभव नहीं है। तीनों गुणों की आंखें तुरंत चमक गईं। वास्तव में गीगी, बेशक। म्यू गीगी ने आवाज कम कर दी। मैं उनका जैविक भाई हूं, इसलिए मुझे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तालाब से पानी दूसरों के खेतों में नहीं जाना चाहिए, ऐसा? अच्छा। लाल बाल थोड़ा असमंजस में था। लेकिन गीगी, तुम्हारी बहनें इतनी सुंदर हैं, वे निश्चित रूप से हमें ज्यादा नहीं देखेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? म्यू गीगी ने अपने सीने पर थपथ पाया, आश्वस्त किया, मैं उनका लाडला छोटा भाई हूं। मेरी बहनें मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसका मन कुछ और सोच रहा था। उसकी आंखें अपनी बहनों पर पड़ी, जो खुशी। ठीक है, क्या तुम सब इतने घमंडी हो? क्या तुम अपने ही भाई को कमतर समझते हो? क्या तुम म्यूगी को पसंद नहीं करते? इंतजार करो, मैं तुम्हें तीनों, जिन्हें तुम सबसे ज्यादा घृणा करते हो, दूंगा। देखते हैं क्या तुम फिर भी इतने घमंडी रह सकते हो। गुणों द्वारा अपमानित और कुचले जाने के बाद देखते हैं क्या तुम अभी भी अपनी उच्चतम स्थिति बनाए रख सकते हो। मुजिजी को जित। ऐसा कहते हुए मुजिजी ने सिगरेट जलाई और उसे मुंह में रखा। वह तीनों गुंडों को पीछे लेकर सोफे के क्षेत्र की ओर घुमा। तीनों गुंडों की आंखें चिपकने वाले मक्खियों की तरह युवा महिलाओं को घूर रही थी। मन में अनगिनत कल्पनाएं बना रही थी। सोच रही थी कि जीजी सच में उन्हें बाहरी व्यक्ति नहीं मानता। इस भाई की इतनी उदारता वास्तव में दोस्ती लायक थी। सुनहरे बाल ने आदमी को, क्या वह नकली गैरकानूनी युवा स्वामी है? आज मैंने ज्यादा हेयर स्टाइल नहीं किया था और मेरे मुलायम बाल स्वाभाविक रूप से गिर रहे थे। आंशिक रूप से मेरी भौहों और आंखों को ढक रहे थे, जो मुझे कल कसरत करते समय की चिकनी शैली से पूरी तरह अलग था। इसलिए वे मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए। मुजिजी की आंखों में दुष्टता की चमक थी, बाद में उसे शर्मिंदा करने का। सोफा क्षेत्र का माहौल बहुत सुखद था। म्यूकरन ने अपने पैर से मेरे बछड़े को धीरे से टटोला। मुगा, मेरे भाई, तुम ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हो? मैंने कॉफी का एक घूंट लिया और लेट गया।